So hello everyone, welcome you all to Defense Beast and again you are listening to your friend, your brother Alpha Kumar। और जैसा कि आज से 20-25 दिन पहले, ठीक है, 20-25 डेज बैक मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया था विच वाज अबाउट द एसे सेक्शन, है ना, ऑफ द पेपर 2 ऑफ CAPF 2025, ठीक है, 25 के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और इसका जो बेसिक पर्पस था ना, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा था तो इट वाज अबाउट टू ब्रिंग एन अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस, ठीक है, ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस जो आप लोगों से एज अ पार्ट ऑफ एसे 2015 से लेके 2024 के बीच में यूपीएससी ने डिमांड किया है, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ना 2015 से लेके 24 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दे हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन विथ ऑल दोज इंडिकेटिव टॉपिक्स, ठीक है। इंडिकेटिव टॉपिक्स मुझे कहाँ मिलते हैं भाई? मुझे मिलते हैं आपके सिलेबस में। तो जो सिलेबस में आपके इंडिकेटिव टॉपिक्स दे रखे हैं ना, कि आपके इन्हीं इंडिकेटिव टॉपिक्स के बेस पे आप लोगों से एसे की डिमांड करेगी यूपीएससी, तो इन्हीं इंडिकेटिव टॉपिक्स के बेसिस पे आपसे ये सारे 2015 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस पर्टिकुलर कोरिलेशंस को हमने बहुत ही, ठीक है, माइन्यूटली देखा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो ये इंडिकेटिव टॉपिक्स हैं, अगर कोई भी ऐसा इशू चल रहा है, ठीक है, जो करंट या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का हिस्सा है, एंड अल्टीमेटली इसका कोरिलेशन इन टॉपिक्स के थ्रू है जो आपके सिलेबस में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, तो उस बेस पे यूपीएससी ने एसे के क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं, ठीक है, या फॉर्म किए हैं। एंड अल्टीमेटली आप लोगों से एसे जो 280 से लेकर 300 वर्ड तक आप लोगों से लिखने की एक्सपेक्टेशंस रखता है यूपीएससी, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जो प्रीवियस मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसमें बहुत ही, ठीक है, माइन्यूटली इन चीज़ों को हमने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, ठीक है। आपको थोड़ी सी तो इंसाइट्स मिलेगी कि किस तरीके से एसे, स्पेशली एसे सेक्शन को डील करना है पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। बट अगेन बिफोर आई, ठीक है, मूव, ठीक है, एक भी वर्ड बोलूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, मुझे सबसे पहले आप लोगों से थोड़ा सा सॉरी बोलना है यार, इसलिए क्योंकि इन द सेम वीडियो जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में 20-25 डेज बैक, मैंने ये भी प्रॉमिस किया था यार कि देखो डिफेंस बीस्ट, है ना, वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे एसे के टॉपिक्स को लेके आएगा, ठीक है, और आप लोगों के साथ कम्प्लीटली, ठीक है, फ्री में आप लोग से शेयर करेगा। और ये मेरे से हो नहीं पाया है, जिसके लिए यार मतलब जस्ट प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, जो मतलब लिटरली एक हार्ट, ठीक है, फेल्ट अपॉलॉजी है, और ये प्लीज़ आप लोग एक्सेप्ट करो। रीज़न इज़ वेरी सिंपल यार, कि देखो एट टाइम्स आप किसी को कुछ कमिट कर सकते हो, ठीक है, लाइफ में, बट यार कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपको भी नहीं पता यार कि आने वाले हैं क्या आपके साथ में, ठीक है, ये सब चीज़ें। और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स आई कुड नॉट, ठीक है, आई कुड नॉट स्टैंड अप टू माई प्रॉमिस, एंड दीज आर द रीजन्स कि यार 20-25 दिन हो गए, ठीक है। मुझे लगता है कि 23 मई को पहली बार हमने ये वीडियो शेयर किया था, और उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं इसके ऊपर काम, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इशू रहा। मुझे पता है कि यार एग्ज़ाम बहुत पास है, मेरे ख्याल से 3 अगस्त को आप लोगों को CAPF में अपीयर करना है ना। और अगर मैंने प्रॉमिस किया था तो मुझे वीडियो लाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, तो ठीक है, एक अपॉलॉजी आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ। दैट्स वाई ये इमोजी है भाई, ठीक है, थोड़ा सा माफ़ करो अपने भाई को। और अभी से मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ यार कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने प्रॉमिस किया था ना कि यार 20-25 जो ऐसे के टॉपिक्स हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस पर्टिकुलर, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और एक बहुत डिटेल्ड वीडियोस के फॉर्म में शेयर करूं, ठीक है। तो आप लोग मतलब इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। अगर हमने थोड़ा सा सिंक में काम किया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, आपने बस फॉलो किया ना थोड़ा सा, तो ऐसे को लेके आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। 50 दिन मेरे ख्याल से बचे हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, और कर लेंगे, ठीक है। तो यार ये तो बात है सॉरी की, अपॉलॉजी की, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज का जो एजेंडा है ना हमारा, उसको शुरू करते हैं भाई कि क्यों ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था ना उस पर्टिकुलर वीडियो में कि देखो ये है टॉपिक अपना नक्सलिज़म। अब मैंने जैसे उसमें बोला था कि बहुत बार हम लोगों के पास एसे जो है ना, एसे थीम बेस्ड एसेज आते हैं, और उस पर्टिकुलर थीम में जब हमने एसे के इंडिकेटिव टॉपिक्स को देखा था ना सिलेबस में, ठीक है, तो हमें ये बात पता चली थी भाई कि यूपीएससी इज़ ऑल्सो आस्किंग फॉर आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स, ठीक है। तो दिस बिकम्स वन ऑफ आर वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स, क्योंकि ये इंडिकेटिव टॉपिक्स का हिस्सा है। अब इसके अंदर हम लोग पहला आज जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे भाई ये टॉपिक है नक्सलिज्म, ठीक है। देखो थोड़ा सा एकदम तड़कीला बड़कीला मैंने लिख रखा है यार, ठीक है, अच्छा लगा तो लिख दिया। तो यार ये हमारा पर्टिकुलर आज के एसे का, ठीक है, एजेंडा होगा। इस पर्टिकुलर एसे को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और
इस पे हम लोग अपनी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इस पे डेवलप करेंगे। एंड बिलीव मी, जस्ट स्टे विथ मी टिल द लास्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। और मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा तो अलग दिखेगा, ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत मैंने प्रिपरेशन की है इस पर्टिकुलर एसे के लिए, ठीक है, आप लोगों को सामने दिखेगा। और आप लोगों ने ऐसी मेरे ख्याल से इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा, तो प्लीज़ स्टे विथ मी, ठीक है, टिल द लास्ट सेकंड। थोड़ा सा होल्ड योर नर्व्स। लंबी वीडियो हो सकती है, हो सकता है कि यार 1-1.5 घंटा स्ट्रेच कर जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप जस्ट होल्ड योर नर्व्स, हैव पेशेंस। मुझे पता है यार कि रील जनरेशन हम लोग वाली हो गई है, तो यार इतना तो टिकना मुश्किल है, पर फिर भी रुको, अपने फ्यूचर के लिए रुको और थोड़ा सा बस लास्ट तक देखो। यू विल अप्रिशिएट इन द एंड। मुझे पता है कि आपको एक ठीक ठाक क्लैरिटी होगी अबाउट द नक्सलिज्म। ओके, तो चलो ये पर्टिकुलर इशू है, ये पर्टिकुलर मतलब कि ऐसे मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। देखो, तो अब क्वेश्चन ये है ना कि यार आप लोगों को दिमाग में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई मैंने नक्सलिज्म जैसे टॉपिक को ही क्यों चुना सबसे पहले, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ आर, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो हमने शुरू किया ना, तो हमने नक्सलिज्म को ही क्यों चुना और पहले किसी ऐसे को क्यों नहीं चुना। देखो, सबसे पहले रीज़न क्या है कि सबसे पहले जो हमने बोला था ना कि यार डिफरेंट थीम्स बेस्ड हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कि भाई एक पर्टिकुलर थीम है जहाँ पर यूपीएससी इंटरेस्टेड दिखती है, और इन थीम्स को हम कहाँ सोर्स करते हैं, हम सोर्स करते हैं जो इंडिकेटिव टॉपिक्स दिए गए हैं हमारे सिलेबस में उससे, ठीक है। तो अगर मुझे पता है एक बात कि यार देखो हमारे सिलेबस में ना डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे हमारी समझ क्या होनी चाहिए, उसकी डिमांड है कि भाई अगर आपको डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको एसेज आने चाहिए, तो सबसे पहले तो हमारी ये थीम हो गई, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर थीम के बेसिस पे हमने नक्सलिज्म को पहली बार चुना है, तो रीज़न नंबर 1 है भाई कि ये थीम के बेसिस पे हमने इसको चुना है। दूसरी बात क्या है यार कि देखो, अगर कोई भी थीम है, जरूरी नहीं कि हर थीम हर साल के लिए इंपॉर्टेंट ही हो, पर इस साल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर आप देखो कि जिस स्केल है ना या जिस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, इन द नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरियाज़, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई ऐसा हार्डली ही कोई 10-15 दिन होता है जब हम लोग अगर रोज़ न्यूज़पेपर अगर मतलब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हार्डली ऐसा कोई दिन होता होगा जिसमें हमें ना पता चले 10-15 दिन के बाद कि हाँ भाई इन एनी ऑफ द एक्सचेंज ऑफ फायर सम 30 और 25 और 20 मतलब एक ठीक ठाक नंबर में नक्सलाइट्स की डेथ हुई है। और ये रीज़न हमें एक बहुत ही परफेक्ट सॉलिड रीज़न देता है भाई कि इस साल के लिए नक्सलिज्म फिर से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोर और लेस इस पूरे साल में, इनफैक्ट पिछले साल के हाफ ऑफ द ईयर से ना, ये मतलब मेरे ख्याल से जून 2024 से ये हमेशा इशू रहा है भाई कि हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी नक्सलाइट की मौत होती ही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है अगेंस्ट द नक्सलिज्म। इनफैक्ट एमएचए ने बहुत क्लियरली अपनी गाइडलाइन में डेडलाइन को भी जारी कर दिया है। अब जारी क्या है कि भाई बाई, ठीक है, 31 ऑफ मार्च 2026 नक्सलिज्म हैज़ टू बी कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, ठीक है, फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टारगेट है। अब अगर मुझे ये बात पता है भाई कि देखो किसी भी इंडिकेटिव टॉपिक में, ठीक है, एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोई थीम है और उस थीम में कोई ऐसी चीज़ है, से फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म, जो करंट का हिस्सा है और लगातार पिछले 1.5 साल से न्यूज़ में है, इनफैक्ट उस पर बहुत बड़ा एक तरीके से वॉर चल रहा है ऑफ द सिक्योर अगेन, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात को लेके, तो भाई हमें तैयार कर लेना चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि इस साल नक्सलिज्म इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात और क्यों है कि भाई देखो, अगर आप देखोगे ना तो मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, ठीक है, करीब 4 साल पहले देयर वाज अ क्वेश्चन कि यार पेनिट्रेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना कि पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द, ठीक है, ट्राइबल एरियाज, ये करके मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था। तो यार अभी क्वेश्चंस भी आया नहीं, तो हो सकता है कि फिर से इस बार इसी लाइन पे, हो सकता है कि सेम ऐसे वर्डिंग्स में ऐसे ना ऐसा सेम ऐसा वर्ड्स ना लिखे हो, सेम फ्रेजेस में ना हो, ठीक है, पर क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 आपके पास रीजन होने चाहिए। नंबर 1 कि भाई इंडिकेटिव टॉपिक्स में पूछा गया तो मैं प्रिपेयर करूंगा, प्लस में करंट या कंटेम्प्रेरी अफेयर से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ होने की वजह से नक्सल ऑपरेशंस के अगेंस्ट, ठीक है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस है उस पर न्यूज़ आती रहती है। एंड तीसरी बड़ी बात कि भाई 4 साल लगभग हो गए हैं तो पूछा नहीं है, तो हो सकता है कि फिर से इस बार ये पूछ ले। नाउ दिस 3 रीजन्स गिव्स मी, ठीक है, दिस वेरी वैलिड रीजन कि भाई इस साल मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई नक्सलिज्म प्रिपेयर कर लो, एंड दैट्स द रीज़न दैट आई चूज़, ठीक है, नक्सलिज्म एज द फर्स्ट टॉपिक फॉर द थीम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी थीम के अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे नक्सलिज्म, उसके बाद से दूसरे नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्योंकि अगेन वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, नक्सलिज्म की। तो चलो आज इसको शुरू करते हैं, और जस्ट स्टे विथ मी टिल द लास्ट सेकंड, आपको एक ठीक ठाक क्लैरिटी होगी अबाउट द नक्सलिज्म, ठीक है, दैट्स द श्योरिटी आई कैन गिव यू, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं नक्सलिज्म को। अभी देखो,
अब इस पर्टिकुलर वीडियो में भाई नक्सलिज्म शुरू तो कर दिया, पर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एजेंडा क्या होगा, क्या पढ़ेंगे क्या हम लोग, तो देखो मैंने पहले ही इसको बना दिया है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ ये थीम्स कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ नक्सलिज्म, ठीक है, तो नक्सलिज्म क्या है, इससे रिलेटेड, ठीक है, व्हाट इज़ नक्सलिज्म, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आइडियोलॉजी पे स्ट्रेच करेंगे किस तरीके से, है ना, मार्क्सिज्म जिसको हम लोग लेफ्ट विंग, ठीक है, लेफ्ट विंग आइडियाज़ आइडियोलॉजी किससे रिलेट भी करते हैं, ठीक है, सो किस तरीके से मार्क्सिज्म से माओ, ठीक है, माओइज़म में डेवलपमेंट होता है, अल्टीमेटली जो ये माओइज़म का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन हमारे देश में, ठीक है, एज अ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम नक्सलिज्म के फॉर्म में दिखता है। तो ये आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ ना, इस बात में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो मार्क्सिज्म से माओइज़म एंड अल्टीमेटली नक्सलिज्म किस तरीके से हमारे कंट्री में इन्फेस्ट हुआ है, इस पर्टिकुलर बात पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सो नंबर 1 क्या हम लोग बात करने वाले भाई कि भाई आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ मतलब नक्सलिज्म, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी, कहाँ पे ऐसे जोन्स हैं हमारे देश में सबसे पहले जहाँ पर ये पर्टिकुलर जो मेनेस है ना, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, ये प्रिवेल करता है। थोड़ा सा रेड कॉरिडोर्स के बारे में जानेंगे। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ नक्सलिज्म, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट हो गया जो मैंने आपको क्लियर किया। दूसरी हम लोग बात क्या करने वाले हैं भाई कि मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, ठीक है, कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, ग्राउंड पे ये लोग किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते कैसे हैं, किसी भी मतलब अगर सोचो, अगर ये लोग इसको सोशल रेवोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो भी कहते हैं नक्सलाइट्स, जो जिस पर्टिकुलर मूवमेंट का ये लोग हिस्सा हैं, ठीक है, तो अगर अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना है तो ये लोग करते कैसे हैं, तो मॉडस ऑपरेंडाई क्या है इनका, एंड प्लस इन माओइस्ट की स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन पॉइंट नंबर 3 विल कम टू पॉइंट नंबर 3, इसका मतलब क्या है भाई कि रीजंस, जो स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म। अब इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखा था मेरे ख्याल से, वही जो 4 साल पहले मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ LWE, मतलब कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यार ये वाई वेयर में तो क्वेश्चंस करेंगे ही, तो भाई उसका सिंपल सा एक कोनोटेशन ये है भाई कि रीजंस क्या है किसी भी इशू के, उसको तो पढ़ना मतलब एक तरीके से इट इज़ लाइक आर धर्मा, तो भाई रीज़न तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रीजंस ऑफ, ठीक है, या रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। और LWE जिसको बोलते हैं, माओइज्म, सेम तीनों के लिए मोरलेस हम वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि भाई नक्सलिज्म और LWE और माओइज्म, ये तीनों को हम लोग साथ साथ यूज़ करते हैं। चौथा इस हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, पॉइंट में पढ़ने वाले हैं कि भाई चैलेंजेस क्या है इस पर्टिकुलर मेनेस को, ठीक है, टैकल करने में। तो ये हमारा चौथा टॉपिक होगा आज का। पांचवा टॉपिक क्या होने वाला है भाई कि स्ट्रेटजी टू अरेस्ट दिस पर्टिकुलर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, मीडिया की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, किस तरीके से गवर्नेंस काम करता है, ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट कुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी टू कम्प्लीटली वाइप आउट दिस पर्टिकुलर मेनेस और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है, फ्रॉम द, ठीक है, जोग्राफिकल यूनिट ऑफ दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया। ओके, सो ये पर्टिकुलर, ठीक है, चीज़ें हैं। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट में वे फॉरवर्ड की बातें करेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो अभी तो ठीक है लेकिन देन फ्यूचर में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आज हम लोग डिस्कस करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर इशू को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अब क्या होगा भाई, ये देखो नक्सलिज्म, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई व्हाट इज़ नक्सलिज्म, ठीक है। तो व्हाट इज़ नक्सलिज्म, आइडियोलॉजी क्या है, कहाँ पे है, सबसे पहले देखते हैं भाई कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मेनेस है ना, ये फैला हुआ है हमारे देश में। सबसे पहले हम देखो इस पर्टिकुलर मैप पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे ये बात देखने की ना कि जस्ट विल ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो देखो ये मेनली ना, अगर मैं MHA की बात करूँ ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो MHA नोटिफाइज एज मेनी एज 11 इंडियन स्टेट्स जहाँ पर ये पर्टिकुलर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो स्टेट्स फेस कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ये अगर आप देखोगे ना कि बनारस जो, या बनारसी बोल लो, तो ये चंदौली वाला रीजन है। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट बिहार, साउथ वेस्ट बिहार, मेनली साउथ वेस्ट बिहार एंड सदर्न बिहार। उसके बाद से आप देखोगे कि हल्का सा ये मध्य प्रदेश का जो ये बालाघाट वाला रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये जो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र के अंदर, मेनली मेरे ख्याल से यहाँ पे तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है, तो ये एक आप इलाका मान लो। इसके बाद से आप वेस्ट बंगाल, यहाँ से तो मतलब शुरुआत ही हुई थी, तो ये तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा उस चीज़ का। आप देखो अगर उड़ीसा को अगर आप देखो तो उड़ीसा में मेनली ये इलाका जो छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मेनली सदर्न एंड द सदर्न वेस्टर्न साइड जो है वो कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है इस पर्टिकुलर, जहाँ पे रेड जोन्स हैं, ठीक है। इसके बाद से आप देखो सदर्न झारखंड,
सदर्न झारखंड के बाद से आप देख सकते हो तेलंगाना का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद से ऑलमोस्ट इंटायर नॉर्दर्न आंध्रा में है। और उसके बाद से आप देखो तो ये कर्नाटक, देन यू हैव द तमिलनाडु पोर्शन, और इसके बाद से पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट एंड मेरे ख्याल से वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, जहाँ से राहुल गांधी भी MP हैं इस समय, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर ऐसे 11 स्टेट्स हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्पेशली नोटिफाई किया है। लेकिन आपने ये टर्म सुना है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रेड कॉरिडोर, है ना। अब रेड कॉरिडोर क्या है, क्या ये अलग है? हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। इन सारे स्टेट्स में जो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टेशन है, इससे थोड़ा सा तो अलग है। कैसे अलग है? देखो, ट्रेडिशनली वो ये एरियाज़ है ना, जो मतलब अगर आप बात करो कि ईस्टर्न इंडिया के, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का और सेंट्रल इंडिया में जितने भी, ठीक है, स्टेट्स हैं, जैसे मेनली आप मतलब अगर यहाँ पे कंसर्न हो तो आप मान लो कि झारखंड, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी इलाका, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये जो 6 स्टेट्स हैं ना, स्पेशली इन 6 स्टेट्स में वो पर्टिकुलर इलाके, वो जोन्स जहाँ पर ये जितने भी स्टेट्स जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ ना, जहाँ पर ये अपने बॉर्डर्स को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ अपना उड़ीसा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ तेलंगाना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, जहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो यहाँ पर ये जो जोन्स है ना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नक्सलाइट एक्टिविटीज़ का बहुत हाई है, ठीक है। तो ये होते हैं जनरली रेड कॉरिडोर्स, मतलब कि फिर से मैं बता देता हूँ कि ये वो पर्टिकुलर इलाके हैं जहाँ पर ये 6 या 7 जो स्टेट्स का मैंने नाम लिया ना, वहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे से अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स में ऐसा होता है ज़्यादा, जहाँ पर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का रीज़न क्या है यार, कि रेड कॉरिडोर वहीं पर क्यों है ना। रेड कॉरिडोर के वहाँ होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, कि ओवरलैप ऑफ जुरिस्डिक्शन, ओवरलैप ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब ये क्या है, ठीक है, ओवरलैप ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि आप जस्ट इमेजिन करो कि, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा आदमी है, ठीक है, जो नक्सल पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, या ऐसा कोई भी मतलब नक्सलाइट है जो इस एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, एंड दिस इज़ द छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर, अगर उसको यहाँ से यहाँ पे किसी भी ऐसे एक तरीके से कह लो उनके लिए तो मिशन ही है, अगर उसे एग्जीक्यूट करना है, सो ही एग्जीक्यूटेड दैट टास्क एंड देन ही क्रॉस द बॉर्डर एंड ही एंटर्स द उड़ीसा। अब इट माइट हैपन कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल विल है दैट माइट नॉट, ठीक है, सीन इन द उड़ीसा गवर्नमेंट, कि भाई इस पर्टिकुलर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को किस तरीके से हमें मतलब कि इस पे वॉर करना है। और अगर यहाँ पे इन दोनों के पास में सेम पॉलिटिकल विल नहीं है, या हो सकता है कि दोनों के पास जो इंटेलिजेंस है ना, उसको शेयर करने का बहुत ही एक तरीके से स्टाउंच फ्रेमवर्क नहीं है, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से हो सकता है कि जो यहाँ पे जिसने क्राइम किया छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर, और वो अगर उड़ीसा में चला गया, तो उसको वहाँ पर सेम उसी इंटेंसिटी से उसको कैच करने की, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी ना हो। और ये रीज़न होता है कि अगर जब भी जुरिस्डिक्शन का, ठीक है, ओवरलैप होगा तो प्रॉब्लम होगी 2 स्टेट्स को कोऑपरेट करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर मीनेस से टैकल करने के लिए किसी भी 2 स्टेट्स जहाँ पर ये कहीं भी एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे इनके पास बहुत ही स्टाउंच कोऑपरेट करने के लिए मैकेनिज़म्स होने चाहिए, और तभी ये ख़त्म होगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या था भाई, कि जुरिस्डिक्शन का, ठीक है, ओवरलैप है इन रेड कॉरिडोर्स के इलाकों में, और इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। उसके बाद से पता है रेड कॉरिडोर्स का सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो भी रेड कॉरिडोर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें देखो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं रेड कॉरिडोर्स के। देखो, सबसे पहला फीचर है भाई कि यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि दीज आर जनरली द रीजन्स विच आर लैगिंग फार बिहाइंड द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन दिस कंट्री। अब डेवलपमेंट का यार बहुत बड़ा इंटरलिंकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरलिंकेज है, किससे, किसी भी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से, है ना, ठीक है। तो अगर क्या है ना कि कहीं भी अगर आप किसी भी रीजन में देखो, आप सिंपल से अपने आप से बातें करने की कोशिश करो कि अगर कहीं भी अगर मतलब बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं है, अगर आप स्पेशली आप ट्राइबल एरियाज़ की बातें कर रहा हूँ, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है मेन लैंड इंडिया और यहाँ के डेवलपमेंट प्रोसेस से, तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जनरली लाइवलीहुड सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, जनरली आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है। और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि किसी भी नक्सलाइट इन्फ्लुएंस
में आपका आ जाना, किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू सपोर्ट योर लाइफ। आपके पास जनरली एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के भी जो वेज एंड मीन्स होते हैं ना, जो मेनली डेवलपमेंट के साथ आते हैं, वो आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा भाई कि देखो इन इलाकों का मतलब कि रेड कॉरिडोर के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई कि ये अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं हमारे कंट्री के, ठीक है। दूसरी बात समझो यार कि ये जनरली ना रिसोर्स रिच रीजन्स हैं, ठीक है, रिसोर्स रिच हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे 3-4 अगर आप मान के चलो 3-4 जो मेनली डिस्ट्रिक्ट है ना जो यहाँ पे आपके पड़ते हैं बस्तर रीजन में, कि यार सुकमा होगा, दंतेवाड़ा होगा, बीजापुर होगा, ठीक है, ये सब जो इलाके हैं। आप यहाँ पे देखो उड़ीसा के पास, उड़ीसा के जब बात करोगे आप, ये जो उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आपको देखो झारखंड में अगर आप बात करोगे जहाँ पर ज़्यादा ये रेड कॉरिडोर का जोन पाया जाता है, वहाँ पर आपका सिमडेगा है, वहाँ पे आपका चाईबासा है। जनरली ये लोग आयरन और कोल, ठीक है, इन सब रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक तरीके से आप मान लो कि रिच हैं। और ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना से हो सकता है कि भाई कोई कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट का ही नज़र हो इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, या हो सकता है कि बहुत सारे इलीगल ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिसोर्सेज को इलीगली माइन करना चाहते हैं, ठीक है। और उस केस में अगर यहाँ पे रिसोर्स रिचनेस की वजह से कोई आता है, ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ अ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस मिले हों उस बात से, और अगर वो इफ़ दे आर इन हैंड इन ग्लोव विथ ऑल दिस इलीगल, ठीक है, पीपल जो वहाँ पे एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जस्ट टू माइन दोज रिसोर्सेज, इन दैट केस में, ठीक है, लोगों को ये फियर होता है यहाँ पे ट्राइबल्स को कि यार उनका जो लैंड होगा उस पर कोई रिसोर्स उनका ले सकता है, यहाँ से ले जा सकता है, एंड अल्टीमेटली वो वहीं रह जाएंगे और उनके रिसोर्सेज वहाँ से चले जाएंगे। इनफैक्ट उस लैंड में फिर इंक्रोचमेंट होगा और उस लैंड पर इंक्रोचमेंट की वजह से जो उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी वो भी एक दिन चली जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि रिसोर्स रिचनेस भी बहुत जगह पर रिसोर्स रिचनेस अगर है और उसका एक सही से इस्तेमाल हो रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट आए। पर अगर रिसोर्स आपका, ठीक है, बून की जगह बेन बन जाए तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। एंड ये बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि यहाँ पे ऐसी आइडियोलॉजी इन्वेस्ट कर जाती है, ऐसी आइडियोलॉजी के ट्रैप में यहाँ पे जो मतलब पुअर ट्राइबल्स एक तरीके से कह लो वो यहाँ पे फंस जाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार रिलेटिव जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है ना, जोग्राफिकल आइसोलेशन है ना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई रेड कॉरिडोर जोन्स में इतना कंसंट्रेशन हाई कैसे है नक्सलिज्म का। अभी अगर नॉर्थ अगर किसी भी आदमी को, ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा हूँ एंड इफ़ दिस इज़ द एरिया अराउंड मी जो ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, पर ये हो सकता है कि ये ईस्ट इंडिया के या सेंट्रल इंडिया के डेंस जंगल्स हैं। अगर यहाँ पे लोगों के पास, ठीक है, अगर रोड की फैसिलिटी नहीं है, अगर यहाँ पे रेल नेटवर्क नहीं है, अगर यहाँ पे आप नहीं जा सकते या यहाँ से लोग बाहर नहीं आ सकते जस्ट टू सी द वर्ल्ड व्यू अराउंड देम, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी उस केस में कि भाई ये जो जोग्राफिकल आइसोलेशन का सीन है ना, ये उनके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा कि कहीं ना कहीं उनके कल्चरल एक्सचेंजेस, चाहे आइडिया का एक्सचेंज होना या पूरे दुनिया में उनके अराउंड क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं सकते इस बात को। एंड अगेन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। इनफैक्ट इस आइसोलेशन की वजह से बहुत बड़ा ये रीज़न है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ना वो उस स्केल और उस इंटेंसिटी पर नहीं होता है जो आप मेन लैंड इंडिया के बारे में हमेशा कह सकते हो। तो अगेन ये जो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि क्यों रेड कॉरिडोर जोन्स में, ठीक है, डेवलपमेंट का नहीं होना, अंडर डेवलपमेंट होना, रिसोर्स रिचनेस एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिससे कि ये एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बड़ा बन गया है रेड कॉरिडोर जोन्स हमारे देश में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई क्या है रेड कॉरिडोर जोन्स। तो हमने क्या देखा भाई कि आइडियोलॉजी अभी नहीं देखी, हमने सबसे पहले देखा भाई कि रेड कॉरिडोर जोन्स क्या है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब रियल बिजनेस पे आते हैं कि भाई व्हाट इज़ नक्सलिज्म, है ना, और उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी देखेंगे आइडियोलॉजी क्या है इन लोगों की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नक्सलिज्म को देखने के लिए, ठीक है, हमें अब देखो इसको लिखना नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड करना, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि यार थोड़ा सा अगर डेप्थ में समझोगे तो आपकी एबिलिटी टू रिटेन द थिंग्स विल बी वेरी मच हाई, है ना। तो उस केस में थोड़ा सा आप देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और आइडियोलॉजी की अगर बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं नक्सलिज्म की बात नहीं कर सकता। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आपको थोड़ा सा एक स्टाउंच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। तो हम लोग थोड़ा सा किस तरीके से, है ना, मार्क्सिज्म से एवोल्यूशन होता है माओइज़म का, क्योंकि हम लोग इसको माओइज़म ही तो बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को या नक्सलिज्म को, एंड देन अल्टीमेटली ये कैसे नक्सलिज्म का फॉर्म लेता है हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म। अब देखो यार मार्क्सिज्म क्या है, अगेन एक वर्ड ऑफ कॉशन कि इट्स वेरी क्रूड आइडिया
टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मार्क्सिज्म क्या है, और स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश करूँगा कि नक्सलिज्म कैसे पहुंचा मार्क्सिज्म से। तो बहुत ही लिमिटेड वे में इसको समझने की कोशिश करना, एक बहुत क्रूड आइडिया मैं देता हूँ आपको मार्क्सिज्म का, ठीक है। तो देखो मार्क्सिज्म सबसे पहले है क्या। सो इट वाज इन 1848, ठीक है। ये दो भाई लोग हैं अपने, ठीक है, इनको तो सभी लोग जानते होंगे, कार्ल मार्क्स भाई को, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स थे एंड फ्रेडरिक, ठीक है, ईगल्स, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स, ये दो भाई लोग थे, ठीक है। और इन्होंने, ठीक है, दे केम अप विथ इन 1848 इटसेल्फ दे केम अप विथ अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था भाई? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। सो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, TCM। अब इसके थ्रू इन्होंने कहने की कोशिश क्या की, देखो इन्होंने कहा, ठीक है, मतलब किसने? कार्ल मार्क्स ने एंड फ्रेडरिक ईगल्स ने, ठीक है। इन दो लोगों ने ये बात कहने की कोशिश की, भाई देखो कि किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, जब भी सोशल इनइक्वालिटी होती है ना, जब भी सोशल इनइक्वालिटी होती है, उसका जो सोल रीजन होता है ना, दिस डिपेंड्स अपॉन द कि भाई सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर। और कहा कि अगर इस सोसाइटी में, अगर किसी भी सोसाइटी में अगर सोशल स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें अगर सोशल हायरार्की के बेसिस पे अगर वो स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड है, CH, ठीक है, तो जब भी सोशल हायरार्की के बेसिस पे कोई सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा उस सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी। अब इस हायरार्की का मतलब क्या है कि इससे देखो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हो सकते हैं, ठीक है, किसी सोसाइटी में मान लो कि, और हमेशा इनके बीच में ना, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को लेके या सोशल बैकग्राउंड्स पे, ठीक है, इन सारे ही, ठीक है, केसेस में इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या हो सकता है कि इनके बीच में कुछ तो गैप होगा, और इस गैप की वजह से कभी भी ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। तो अब इन्होंने किस पर्टिकुलर सोसाइटी को रेफ़र किया? जनरली याद रखो कि इट वाज इन 1848, ठीक है, जब यूरोप में ना, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, मतलब मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो जनरली ये उस समय, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड व्यू की बात की, लेकिन जनरली वहाँ पे थे तो इनके एक्सपीरियंसेस भी वहीं के होंगे, ठीक है। सो यूरोप जो था ना उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पे था, है ना। अब पीक का मतलब क्या है भाई कि बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कह लो, बहुत उस समय के आप लिटरेचर पढ़ोगे तो एक्सप्लॉयटेशन जो था ना अर्बन वर्किंग क्लास का, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था इस वर्किंग क्लास का। और इसी कॉन्टेक्स्ट को खोजते हुए इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ की बात की कि भाई देखो यूरोप की सोशल हायरार्की जो है ना, सोशल जो हायरार्की है उसकी वजह से सारी यूरोप में सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। बहुत ही लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझने की कोशिश करना। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो भाई किसी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती कैसे है, तो देखो दो टाइप के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी में। एक होते हैं भाई, ठीक है, आपके कैपिटलिस्ट्स, ठीक है, एक होते हैं आपके कैपिटलिस्ट्स एंड दूसरे होते हैं भाई साहब वर्किंग क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास कह लो आप, या आप कह लो कि भाई दूसरे होते हैं लेबर क्लास। समझ गए? अब इन्होंने क्या भाई, मतलब मेनली दे आर द बर्जुआजीज, ठीक है, और ये क्या होता है तुम्हारे, इनको हम लोग बोल सकते हैं AKA, ठीक है, वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट्स, है ना। तो अब ये दो टाइप के क्लासेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। और प्रॉब्लम अगेन बोल रहा हूँ कि इनइक्वालिटी कैसे होती है। देखो इनइक्वालिटी होती है जब ये कैपिटलिस्ट, मतलब कि कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मतलब कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा किसी भी सोसाइटी में, से फॉर एग्जांपल अगर उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली मीन्स ये प्रोडक्शन क्या था, यू हैड द फैक्ट्रीज, है ना, आपके पास लैंड था, ठीक है। जो दो प्राइम ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये कौन कंट्रोल करता था उस समय, वो करते थे ये कैपिटलिस्ट क्लास के लोग, ठीक है। सो किसी सोसाइटी में कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं किसको, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, से फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एंड लैंड। और इसकी वजह से क्या होता है कि सारा कंट्रोल इनकी वजह से होता है। सो दे कीप ग्रोइंग, ठीक है, इनका ग्रोथ हमेशा होता रहता है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्किंग क्लास, ठीक है। होता क्यों ये बात है, क्योंकि भाई ये जो वर्किंग क्लास है ना, इनके पास दे हैव नथिंग एक्सेप्ट टू सेल देयर लेबर टू दिस पर्टिकुलर, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास, जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज, इनके लैंड्स हैं, ठीक है। और ये एक अर्बन सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज, इनके चारों जो लैंड है ना, इसको ये कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि वर्किंग क्लास के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्सेप्ट देयर लेबर टू सेल, तो उस केस में वर्किंग क्लास हमेशा एक्सप्लॉइटेड क्लास की तरह ट्रीट की जाती है। और इनका जो होता है ना, ये जो कैपिटलिस्ट है ये हमेशा ग्रो करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ क्या, वर्किंग क्लास के। और ये कैसे एक्सपेंस करते हैं, से फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पढ़ा होगा
ठीक है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो किस तरीके से 9-9 साल के जो 10-10 साल के बच्चे थे उस समय यूरोप में ना, उनको यार 20-20 घंटे काम, 16-17 घंटे काम, क्योंकि कोई रेगुलराइजेशन नहीं था। ठीक है। सो होता ये है कि कभी भी कैपिटलिस्ट क्लास कैसे अर्न करती है, सरप्लस। ठीक है, अर्न करता था उस समय कैपिटलिस्ट क्लास सरप्लस इस तरीके से कि भाई देखो, अगर मेरे को 10 घंटे काम करवाना है तो मैं काम करवाऊंगा, ठीक है, 15 घंटे, और इस 15 घंटे की वजह से अगर मुझे किसी को मान लो कि 200 रुपये देना है तो मैं उसको दूंगा 100 रुपये। सो हमेशा जो लेबर का डिमांड होता है ना, ठीक है, वर्किंग क्लास से, इट्स वेरी मच डिसप्रोपोर्शनेट इन कंपैरिजन टू व्हाट दिस कैपिटलिस्ट पे टू दिस वर्किंग क्लास। और ये पर्टिकुलर रीज़न होता है कि इनके एक्सपेंस पे हमेशा ये कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा ग्रो करती रहती है। एंड दिस बिकम्स द सोल रीजन फॉर द मार्क्स टू डिड्यूस द फैक्ट कि यही रीज़न है जिससे सोशल इनइक्वालिटी किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, इसका सबसे बड़ा तरीका है इसको एंड करने का ना, कि भाई इस कैपिटलिज्म का ही ना, ठीक है, इस कैपिटलिज्म को कर दो तुम स्वाहा। ठीक है, इसको कर दो ख़त्म। और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि ये जो अर्बन वर्किंग क्लास है, ठीक है, जिसको इन्होंने अपना प्राइम टूल कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये मतलब कि किसी भी रेवोल्यूशन के मेन, ठीक है, फोर्स होंगे, क्योंकि यही एक्सप्लॉइटेड क्लास है। तो जो अर्बन वर्किंग क्लास है ना, दिस विल लीड अ पर्टिकुलर रेवोल्यूशन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर। किसके? ये जो कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं इनके अगेंस्ट में ये लोग रेवोल्यूशन करेंगे। अब उन्होंने रेवोल्यूशन का मीन्स नहीं कोई डिफाइन किया कि भाई अच्छा ये वॉलेंट होना चाहिए क्या, ठीक है, या ये इंटेलेक्चुअल्स के बेसिस पे होना चाहिए क्या, या मतलब किसी भी फॉर्म में, ठीक है, कौन सा फॉर्म होना चाहिए रेवोल्यूशन का, इन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं बोली। बट इन्होंने कहा कि भाई देयर हैज़ टू बी ए रेवोल्यूशन विच हैज़ टू बी लेड बाय दिस अर्बन वर्किंग क्लास अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि कैपिटलिज्म का एंड होगा, और देन देयर विल बी, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। एंड दिस गवर्नमेंट विल इंश्योर कि समाज में किसी भी सोसाइटी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जो उस सोसाइटी में ना ये गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली एक स्टेटलेस, ठीक है, एंड एक क्लासलेस, ठीक है, मतलब अगर कैपिटलिस्ट रहे नहीं, अर्बन वर्किंग क्लास सिर्फ है, तो उसके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो क्लासलेस हो जाएगी सोसाइटी। ठीक है, जो क्लास एग्जिस्ट करती थी ये रहेगी नहीं, तो अल्टीमेटली एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो भाई जो सोशलिज्म का सोल बिलीव था ना, वो ये था कि भाई एक रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, आपको एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनानी है, एंड अल्टीमेटली एक क्लासलेस, ठीक है, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी अल्टीमेटली बनेगी, जहाँ पर किसी टाइप की सोशल इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यही तरीका है किसी भी सोसाइटी को इमेंसिपेट करने का। ठीक है, इसी तरीके से एक मोर जो रिग्रेसिव सोसाइटी है उससे एक मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एक पर्टिकुलर, ठीक है, सोसाइटी का ट्रांजिशन होगा। पर मार्क्स ने कहा भाई कि ये जो भी सोशल ट्रांजिशन होना चाहिए ना, ये जो सोशल ट्रांजिशन होना चाहिए, दिस हैज़ टू बी वेरी मच, ठीक है, ग्रेजुअल। ठीक है, ये मतलब उन्होंने नहीं कहा भाई कि तुम वॉलेंट रेवोल्यूशन कर दो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये टाइम टेक कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप्स के थ्रू ही हो जाए, जहाँ पर एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वर्क करे, एंड अल्टीमेटली ये इंश्योर करे कि जो किसी भी सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बहुत ही इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, एंड अल्टीमेटली सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाए। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। अब देखो, अगर आपको मार्क्सिज्म है ना थोड़ा सा समझ में आ गया है, सो नाउ लेट्स मूव टू द माओइज्म, है ना, कि भाई अभी माओइज्म क्या है, एंड देन अल्टीमेटली विल मूव टू द नक्सलिज्म। तो ऐसे करना है। तो देखो माओइज्म क्या है। माओइज्म ये है ना कि देखो इट्स अ वेरी मच, है ना, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है, और यू कैन से एडाप्टेशन ऑफ मार्क्स आइडियाज़। ठीक है, जो मार्क्स ने आइडिया दिया था ना भाई कि देयर हैज़ टू बी द रेवोल्यूशन, है ना, टू एंड द इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, तो भाई होना होगा क्या, एक रेवोल्यूशन चाहिए कि इनइक्वालिटी अल्टीमेटली ख़त्म हो और एक ज़्यादा मोर जस्ट, ठीक है, जो स्टेट हो वो स्ट्रक्चर हमारे सामने आना चाहिए। ठीक है, तो इसने ये कहा। पर देखो मार्क्स कैसे फिर लेकिन अलग कैसे इनसे है, अलग इस तरीके से है कि देखो देयर सम सिमिलरिटीज़ तो हैं ही इनके बीच में, कि भाई इन्होंने कहा था भाई कि रेवोल्यूशन होना चाहिए, पर मार्क्स को ऐसा लगता था ना, जब मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जितने भी लोग थे, जितने भी इस आइडियाज़ को मतलब कि एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई रूरल जो मासेस होती है ना, इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है टू लीड अ रेवोल्यूशन। ठीक है, कि ये भाई रूरल मासेस में मतलब कि क्या, मेनली पीजेंट्री, ठीक है, पीजेंट्री जो है ये रेवोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इन्होंने कहा भाई कि इन्होंने अपना पूरा फेथ किसके लिए दिया, इन्होंने कहा भाई कि जो अर्बन वर्किंग क्लास है ना, ये इस रेवोल्यूशन को लीड करेगी। बट माओ हैज़ अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। उनको क्या था भाई, तो माओ ने बोला कि देखो पहली बात तो अर्बन मासेस नहीं, जो रूरल मासेस हैं, है ना, जो नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, मतलब मेनली जो पीजेंट्री क्लास है ना, दे विल हैव टू लीड द रेवोल्यूशन। और दूसरी सबसे बड़ी बात बोली ना भाई कि ये जो अर्बन रूरल डिवाइड है ना, अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है, इज़ द, ठीक है, मेजर एलिमेंट, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय हुम, कैपिटलिस्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, माओइज्म ने इसको बात क्यों बोला, इस बात को क्यों बोला? देखो सिंपल बात कहना ये था कि से फॉर एग्जांपल दीज आर द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। अगर ये कोई इंडस्ट्रियल इलाका है, या सोचो कि ये एक तरीके से अर्बन इलाका है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड लार्जली दीज आर द प्लेसेस वेयर द कैपिटलिस्ट आर लिविंग एंड अराउंड विच दे आर द रूरल सोसाइटीज़ या रूरल मासेस यहाँ पे रहती हैं। अब थोड़ा सा ना इसको अपने देश के नक्सलिज्म से ऐड करके देखना कि हमारे रूरल मासेस कहाँ रहती हैं, डीप जंगल्स में, ठीक है, अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ठीक है, विच आर एट द जोग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेसेस, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं। तो सोचो कि मार्क्स ने ऐसा क्यों दिया था और इसी आइडियोलॉजी को क्यों इन्होंने पिक किया नक्सलाइट्स ने, ठीक है। तो देखो अगर ये शहर में कैपिटलिस्ट क्लास रहती है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे हैं रूरल मासेस, ठीक है, तो माओ ने कहा कि भाई इनके बीच में जो भी सोशल रिलेशन है, ठीक है, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास एंड रूरल मासेस और जो पीजेंट्री के बीच में जो भी रिलेशन है, जिस भी बेसिस पे ये लोग मतलब कैपिटलिस्ट क्लास इनसे कम्युनिकेट करते हैं और दे ट्राई टू एस्टैब्लिश द रिलेशंस, इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेटिव काइंड ऑफ, ठीक है, थिंक। इसका नेचर जो है ना इस रिलेशन का, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, क्योंकि इन्हें किसी भी टाइप से अगर किसी टाइप का रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है तो सिंपल लॉजिक है कि दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर रिलेशन बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट सम रिसोर्सेज हेल्ड बाय दीज रूरल मासेस, ठीक है। सो एक क्रूड आइडिया है कि ऐसा माओ को लगता था कि भाई ये है अर्बन रूरल डिवाइड, और इसकी वजह से जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है ना, वो अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहती है किससे, रूरल क्लासेस की वजह से। एंड दैट्स वाई ही सेड कि भाई ये जो भी रूरल सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ पे रह रही है, ठीक है, फ्रिंज में, ठीक है, दिस इंटायर रूरल सोसाइटी हैज़ टू बिकम वन सिंगल यूनाइटेड फोर्स, एंड दिस यूनाइटेड फोर्स हैज़ टू लीड द रेवोल्यूशन, एंड द वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन हैज़ टू बी वायलेंट इन नेचर, ठीक है। क्योंकि माओ का एक सिंपल सा बिलीव था कि भाई पावर है ना, स्पेशली पॉलिटिकल पावर, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, पॉलिटिकल पावर, ठीक है, ग्रोज आउट ऑफ द, ठीक है, बैरल ऑफ गन, है ना, बहुत बार सुना होगा कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। मतलब कि ये स्टाउंच बिलीव था किसका, माओ का। सिंपल लॉजिक है भाई कि इफ़ यू वांट योर पॉलिटिकल पावर जस्ट पिक अप द गन, टेक योर पावर, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि क्या है कि गन उठा के वायलेंट रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, एंड दैट इज़ द वायलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है, डन बाय द पीजेंट्री, है ना, पीजेंट्री और द रूरल मासेस, समझ गए। अब देखो इसको ना थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे अपने देश की जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नक्सलिज्म, है ना। तो अब नक्सलिज्म क्या है, देखो सबसे पहले तो यार समझो कि यार इज़म का मतलब कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस, है ना, कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस और आइडिया, है ना, और आइडियोलॉजी, है ना, जिस पे सम पीपल कुड हैव देयर बिलीफ, ठीक है। तो भाई इज़म तो ये हो गया, और नक्सल क्या है, तो देखो इसको थोड़ा सा ना हम लोग रूट में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे। देखो इट वाज इन 1967, और अगर मैं बात करूं कि देयर वाज अ नक्सलबारी, ठीक है, ब्लॉक विच यूज्ड टू एग्जिस्ट, या मेरे ख्याल से अभी भी होगा, एग्जैक्ट आई डोंट नो, है ना, कि देखो वेस्ट बंगाल में, है ना, ये वेस्ट बंगाल का एक ब्लॉक था, ठीक है, और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डिवीज़न है, ठीक है, डिवीज़न था बिटवीन द लैंड होल्डिंग एंड लैंडलेस, है ना, क्लासेस के बीच में। अब लार्जली ये लोग कौन होंगे, ठीक है, लैंड होल्डिंग क्लास, ठीक है, आप एक तरीके से इनको कैपिटलिस्ट कह लो, ठीक है, और लैंडलेस क्लास वो होंगे भाई जो लार्जली पीजेंट्री थी,
ठीक है। और ये तो डिवीजन हम लोग कभी भी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, हमेशा एक लैंड होल्डिंग क्लास और लैंडलेस क्लास के बीच में एक डिफरेंस तो हमेशा से एग्जिस्ट किया है और ये बहुत बड़ा रीज़न है। सो क्या है ना कि जस्ट टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस माओइस्ट आइडियोलॉजी एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाई द पीपल हु यूज टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया, ये जो लैंडलेस क्लास था ना, ये लैंडलेस क्लास मतलब कटिंग ऑल द स्टोरी शॉर्ट, दे अटैक्ड दिस लैंड होल्डिंग क्लास, ठीक है, बाय द influenced by the Maoist ideology, and they tried to change the entire socio-economic, है ना, socio-economic structure existing at that particular place, that is called the नक्सलबारी block of the West Bengal district, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को जो चेंज करने की कोशिश की गई ना थ्रू अ वॉलेंट रेवोल्यूशन, मतलब जो अटैक था इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग, कि ऐसा नहीं कि किसी से कोई अपीजमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, किसी को मनाया जा रहा था कि भाई आप थोड़ा सा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो लैंड होल्डिंग क्लास से। इट वाज जस्ट अ वॉलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है, लेड बाय द पीजेंट्री एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये था नक्सल, ठीक है, बारी में जो इंसिडेंट हुआ। सो इस नक्सल बारी विलेज में या ब्लॉक में, ठीक है, नक्सल बारी ब्लॉक में जिस तरीके से इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया गया ना, जस्ट टू, ठीक है, एंड द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड एट द टाइम, ठीक है, उससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नक्सल, ठीक है, इज़म, ठीक है। सो इज़म रिलेटेड टू एवरीथिंग दैट हैपेंड टू दैट नक्सलबारी ब्लॉक। एंड अगेन इस पर्टिकुलर आइडिया को, है ना, थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर पीजेंट्री रहती है, ठीक है, वो जगह पे जहाँ पे जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, या जिन्हें एक तरीके से आप देख लो कि इंडिकेटर देखा जाता है, ठीक है, फॉर ऑल द कैपिटलिस्ट, ठीक है, रूरल एक्सप्लॉयटेशन का, ऐसे जगहों पे इस पर्टिकुलर आइडिया को रेप्लिकेट करना ही क्या है, एक तरीके से नक्सलिज्म है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आज ये हमारे देश में एक नक्सलिज्म जो है ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज काइंड का वो चीज़ बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं भाई कि फिर क्या है नक्सलिज्म, इसको बोल क्या सकते हैं। तो सिंपल देखो, इसको हम लोग चाहें तो, ठीक है, डेफिनेशन इसका दे सकते हैं कि देखो, नक्सलिज्म रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू यूज़ ऑफ वायलेंस और आर्म्ड इंसर्जेंसी, ठीक है, क्यों, टू डीस्टेबलाइज द, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, और यू कैन से द स्टेट, है ना, थ्रू व्हाट, गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो यही है भाई अल्टीमेटली मोरलेस, ठीक है, कि भाई वायलेंस का यूज़ करना है या आर्म्ड इंसर्जेंसी क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इन एनी काइंड ऑफ द अटैक, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इंसर्जेंसी, ठीक है। सो वायलेंस का यूज़ करना या आर्म्ड रेवोल्यूशन या आर्म्ड इंसर्जेंसी के थ्रू इसको अपने मतलब मीन्स को अचीव करने के लिए इसको आर्म्ड इंसर्जेंसी को यूज़ करना, और वहाँ की जो स्टेबलाइज गवर्नमेंट है ना उसको डीस्टेबल करने की कोशिश करना या स्टेट को कम्प्लीटली रेवोल्यूशन के थ्रू हटाने की कोशिश करना। और टेक्निक क्या होगी आपकी यहाँ पे, गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। सो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो जस्ट एक मिनट, है ना, तो बस यही है भाई नक्सलिज्म का डेफिनेशन। पर मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर नक्सलिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आता है, डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट, ठीक है, डेफिनेशन कि भाई मैं डेफिनेशन से शुरू कर दूँ। देखो एक बात याद रखो कि यार थोड़ा सा तो आपको अपने इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस पे खेलना ही होगा कि भाई अगर किसी ने लिखा है ना कि हाँ भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है पेनिट्रेट कर रहा है इन आर, ठीक है, इन इंडिया, तो वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किसी ने अगर क्वेश्चन बनाया तो उसको पता है यार कि नक्सलिज्म के बारे में ही बात हो रही है, तो नक्सलिज्म की डेफिनेशन आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। तो किसी भी ऐसे को यार डेफिनेशन के थ्रू करना मेरे ख्याल से बहुत वर्स्ट आइडिया है, क्योंकि यार देखो इतना उस चेक करने वाले प्रोफेसर को आता है भाई, यू जस्ट हैव टू हिंट कि हाँ भाई नक्सलिज्म क्या है, इससे ऊपर आप कोशिश मत करो, ठीक है। सो जस्ट अ रीकैप कि भाई नक्सलिज्म क्या था, सिंपल लॉजिक है भाई कि कोई भी है, मतलब इसके जो पॉलिटिकल हेड थे, है ना, ये है माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग, ठीक है। और इसमें हुआ क्या भाई कि आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू, मतलब आर्म्ड रेवोल्यूशन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है किसी भी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, ठीक है, ख़त्म करने के लिए। और आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू क्या होगा कि एक भाई सो कॉल्ड ये लोग कोशिश करते हैं कि पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है, बनाने की कोशिश करें, जिससे कि अल्टीमेटली सोसाइटी में, ठीक है, इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है वो ख़त्म हो, एंड अल्टीमेटली एक मोर जस्ट एंड, ठीक है, इक्वल सोसाइटी स्टेबल हो सके। अब देखो यार ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, जितने अच्छे अच्छे इनके आइडियाज़ हैं भाई, है ना, कि कोई भी मतलब कि एक्सप्लॉइटेड ग्रुप है उसका काम है कि भाई जो भी
मतलब कि एक्सप्लॉइट करने वाला ग्रुप है, एक्सप्लॉइटिंग ग्रुप है, उसको खत्म करना है, अल्टीमेटली सो कॉल्ड पीपल्स गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, और उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि भाई बस रेवोल्यूशन करो, ठीक है। तो भाई देखो कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब आप ग्राउंड में ना आप जाके देखोगे कि भाई ये इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, तो फिर आपको समझ में आता है यार कि नहीं यार, इट्स मोर ऑफन देन नॉट इट्स अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। ये कुछ लोग हैं जिनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, और उसके बेस पे, ठीक है, इन पॉलिटिकल स्कोर्स को, ठीक है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को अर्न करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग। सो बेसिकली आज जितना अच्छा कहने में लग रहा हो ना कि हाँ भाई कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करना है और ये सारी चीज़ें करनी है, ये उतना ठीक है नहीं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई इस अटेम्प्ट में ना अगर आप जाके देखोगे तो छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा ऐसे कोई भी जगह है जहाँ पे चीज़ें चल रही है ना, यहाँ पे द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई अब इसका जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट ये हो गया है भाई कि इट्स नॉट अ सोशल पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इट इज़ द वे टू एंड द डेमोक्रेसी, ठीक है, ठीक है, इट इज़ द वे टू डिनाई द डेवलपमेंट, है ना, किसके, जो वीक ट्राइबल्स हैं जो समहाउ इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है। इसका काम क्या है भाई कि अपने पॉलिटिकल, ठीक है, मीन्स को सेटल करना, ठीक है, पॉलिटिकल मीन्स को अपने अचीव करना, किसके थ्रू, जो लोग इसमें स्पेशली इन्वॉल्व हैं, से फॉर एग्जांपल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट है ना, विच इज़ एन बैंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द UAPA। सो मेजर ये काम है ना कि इनको इस ट्रैप में करके कि भाई ये जो भी लोग आने वाले हैं, ठीक है, इंडिया के मेन लैंड इंडिया से आपके पास जो आ रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट दे आर कमिंग टू यू, दे आर जस्ट एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन जस्ट टू एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज एंड नथिंग एल्स। तो इस तरह की आइडिया को इन्वेस्ट करना, इस तरह की आइडिया को समझाना, सिंपल लॉजिक है भाई कि डिनाई करते हैं ये लोग डेवलपमेंट को, ये लोग डिनाई करते हैं डेमोक्रेसी को। मतलब यार इलेक्शन नहीं होने देना, रोड्स को वहाँ पे बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। रोड्स अगर सरकार बनाने की कोशिश करे तो वहाँ पे ID लगाना और ID के थ्रू उसको ब्लास्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। आप उनके ब्रिज नहीं बनने देते हो, आप वहाँ पर डेवलपमेंट को पहुँचने देते हो, ठीक है। अगर कोई लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स है तो वहाँ पर आप सीधे उसका प्रोटेस्ट करते हो। ये क्या ही है, ये कहीं ना कहीं आप उनको, मतलब उनका वेलफेयर नहीं चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू रिमेन देम पुअर इन परपेचुटी, क्योंकि आपके पॉलिटिकल स्कोर्स हो सके, ठीक है। और आप चाहते हैं, मतलब ये जो नक्सलाइट्स हैं ये चाहते हैं अल्टीमेटली कि भाई पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना, एंड पॉलिटिकल पावर कैप्चर करके इस देश पे रूल करना। तो लॉजिक तो सिर्फ यही है, बस एक तरीके से मतलब कि जो आपके ट्राइबल्स हैं इनके कंधे पे, ठीक है, गन लगाओ और अपने, ठीक है, इंटरेस्ट को प्रूव करने की कोशिश करो, दैट्स द ओनली आइडिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल पॉलिटिकल कोई रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर मुझे ये अगर डेफिनेशन आ रही है, मुझे इसके पीछे का आइडिया समझ गया भाई कोई रेवोल्यूशन नहीं है, तो भाई चलते हैं हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं भाई कि फिर इसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखा था ना कि भाई व्हाट इज़ नक्सलिज्म, हमने समझा कि भाई नक्सलिज्म क्या है, आइडियोलॉजी क्या है इसकी, कहाँ कहाँ पे है, रेड कॉरिडोर्स क्या है, ठीक है। अब वन बाई वन, ठीक है, मेन आइडिया पे चलते हैं जिसको आपको ऐसे में लिखना है, ठीक है। सो भाई अब बात करेंगे हम लोग क्या, मॉडस ऑपरेंडाई का, ठीक है। तो अब मॉडस ऑपरेंडाई क्या है भाई, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। मॉडस ऑपरेंडाई मतलब क्या है भाई कि वे टू एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उस एग्जीक्यूशन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडस ऑपरेंडाई। तो देखो दो टाइप के फॉर्मेट्स ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, नक्सलाइट्स। देखो नंबर 1, ठीक है, अगर आप बात करो ऑपरेशनल फ्रंट पे, क्या बात करेंगे हम लोग, ऑपरेशनल फ्रंट पे इनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, ठीक है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग विल टॉक अबाउट कि भाई, ठीक है, किस तरीके से आइडियोलॉजिकल, है ना, एंड लॉजिस्टिकल फ्रंट पे ये लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं, दैट इज़ द मॉडस ऑपरेंडाई मेनली, ठीक है। तो देखो भाई अब ऑपरेशनल फ्रंट पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे भाई किसकी, गुरिल्ला वॉरफेयर की, ठीक है, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर की, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या है, देखो अगर आपने देखा होगा कि जनरली जो फोर्सेज यहाँ पे ऑपरेट करती है ना, ठीक है, दे लार्जली ऑपरेट्स इन द लार्जर ग्रुप्स, ठीक है। नाउ दे आर द पीपल जो यहाँ पे नक्सलाइट्स हैं, ठीक है, दे बिलीव टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ठीक है, इन स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स। अब क्योंकि ये यहाँ पे दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दीज पर्टिकुलर टेरेन्स इटसेल्फ, ठीक है, सो दे हैव गॉट अ ग्रेट आइडिया टू मनूवर अराउंड दिस पर्टिकुलर प्लेसेस, ठीक है, या यहाँ पे कैसे अपने, ठीक है, टारगेट्स को हिट करना है इनको पता है, ठीक है। सो नंबर 1 दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, और उसके बाद से स्मॉल ग्रुप्स ऑफ से फॉर कॉम्बेटेंट्स, ठीक है, and then what they do that they believe in through this small group of combatants, they believe in irregular warfare, ठीक है, and
हिट एंड रन टैक्टिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्मॉल ग्रुप्स में, ठीक है, ऑर्गेनाइज होना। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो स्मॉल ग्रुप्स में क्या है कि ऑर्गेनाइज होना, एंड देन क्या करना कि भाई से फॉर एग्जांपल अगर ये कोई फोर्स का कैंप यहाँ पे इस्टेब्लिश है, ठीक है, आप इसके चारों ओर छोटे छोटे ग्रुप्स में आप फैले हुए हो। ठीक है, अब अगर कोई भी से फॉर एग्जांपल अगर फोर्स से कोई भी एक सेक्शन या कंपनी निकलती है, ठीक है, जस्ट इन्वॉल्व इन द इफ दे आर इन्वॉल्व इन द एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, कि भाई ठीक है 30 लोगों का एक सेक्शन कमांडर है, ठीक है, और ये कमांड, ठीक है, किधर जा रहा है, अपने अपने एरिया को डोमिनेट करने के लिए हर बार पेट्रोलिंग पे जा रहा है। ठीक है, सो इनकी सारे उस मूवमेंट की, ठीक है, क्या करना, रेकी करना, ठीक है, उस पर एम्बुश लगाना, ठीक है, उस पर रेड्स करना। ठीक है, सो छोटे छोटे पेटी वॉरफेयर में ये लोग बिलीव करते हैं कि भाई छोटे छोटे वॉरफेयर होंगे, ज़्यादा बड़े स्केल के वॉरफेयर्स नहीं करना है, क्योंकि दे नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, उसके लिए बहुत सारे चाहिए रिसोर्सेज। ठीक है, एंड बिकॉज पीपल अथॉरिटीज़ हैव द रिसोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज हैव रिसोर्सेज, पर उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो भाई सिंपल लॉजिक है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में अटैक करो, ठीक है, रेकी करो, ठीक है, और उसके बाद से कंप्लीटली उनके पास अटैक करने के बाद से वहाँ से तुरंत हिट करो और रन करो। ठीक है, और वहाँ पे जो भी आपको मिला सामान वामान, उनका राशन मिला, उनका जो भी आर्म्स मटेरियल मिला, उसको लेके फरार हो जाना। तो भाई दिस इज व्हाट दे डू ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट, कि भाई दे बिलीव इन दिस गुरिल्ला वॉरफेयर काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर दे हैव टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन द स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉम्बेटेंट्स और इरेगुलर वॉरफेयर के थ्रू, ठीक है, हिट एंड रन टेक्टिक्स को अडॉप्ट करना है, एंड अल्टीमेटली टू हिट द फोर्सेस एंड अल्टीमेटली रन। सो इस फ्रंट पे क्या हुआ, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि एयर आइडियोलॉजिकली ये लोग कैसे हावी होते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास भाई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कि भाई वॉरफेयर तो दो एंड पे चल रहा है ना भाई, एक वॉरफेयर चल रहा है आपका जंगलों में, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, ठीक है, एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्सेस। दूसरा वॉरफेयर होता है क्या, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अब देखो ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, देखो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दे आर बेसिकली द एंटिटीज, ठीक है, टू मास्क द इलीगल, है ना, एक्टिविटीज ऑफ द पेरेंट ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि भाई ये कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं ना, जस्ट अपने आप में ऐसे कोई एग्जांपल थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि देखो भाई ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो किसी भी जो इसका पेरेंट ग्रुप होगा ना, दे विल शो कि भाई अगर एक ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसको सपोर्ट करना है, मतलब इस छोटे वाले ऑर्गेनाइजेशन को, इसको अगर आप बोल दो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और इससे इसको सपोर्ट करना है, सो व्हाट दे विल शो कि भाई इनके बीच में किसी भी टाइप का इंटरलिंकेज नहीं है, इनके बीच में कोई भी टाइप का कोरिलेशन नहीं है, बट समहाउ दे आर ट्राइंग टू बैक देयर एक्टिविटीज़ जो हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं भाई, से फॉर एग्जांपल CPI-M मान सकते हैं। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट जो कम्प्लीटली माओ के आइडिया को बिलीव करती है, एंड इट बिलीव्स इन, ठीक है, नक्सलिज्म, इट बिलीव्स इन सपोर्टिंग द आइडियाज रिलेटेड टू नक्सलिज्म। अगर ये क्या है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है UAPA 1967 के थ्रू, और यहाँ पे बैन है तो यहाँ पे ये ओपनली ऑपरेट नहीं कर सकती, तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर, शहरों में या दूसरी जगहों पे। ठीक है, सो इसका काम क्या है कि भाई मास्क करना, ठीक है, उनको एक तरीके से ग्राउंड देना कि भाई अगर आप नहीं काम कर सकते तो आपकी जगह मैं काम करूँगा। ठीक है, तो देखो ये है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े से एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप कभी आपने इसका नाम सुना होगा कि ऑल इंडिया, ठीक है, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, स्टूडेंट, है ना, फेडरेशन, कभी आप इसका नाम सुने होंगे। ठीक है, कभी आप इसका नाम सुने होंगे यार क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ। ठीक है, सो ये कुछ क्या है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इनका काम क्या है भाई कि मास्क करना टू ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ द CPI-M और द नक्सलाइट्स के। ठीक है, सो ये जनरली कहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, ये लोग ऑपरेट करते हैं कहाँ पे, शहरों में। ठीक है, इन सिटीज़ दे कैन ऑपरेट। इसका हिस्सा कौन लोग हो सकते हैं, इसका हिस्सा हो सकते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे, अगर कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी को एफिलिएट करता है तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ग्रुप इसका हिस्सा हो, इस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बार आपको एकेडमिशियंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होगे, एट टाइम्स यू फाइंड कि भाई एक तरीके से सिंपथाइजर्स हमारे बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, इन शहरों में इन नक्सल एक्टिविटीज़ को
एक तरीके से मास्क करने के लिए, ठीक है, कि अगर कहीं भी कुछ भी अगर ऐसा वॉलेंट एक्टिविटी हुआ तो उसको मतलब मीडिया वाइज या किसी और तरीके से अपने मतलब कि प्रोपोगेंडा के थ्रू लोग कोशिश करेंगे कि भाई उसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा सबड्यू कर दिया जाए, ठीक है, कि उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट का क्रैकडाउन ना हो सके, ठीक है। तो हो सकता है कि एकेडमिशियंस हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, ये हो सकते हैं। फिर इसमें कौन हो सकता है भाई, इसमें हो सकते हैं थोड़े से आप मान लो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स आप बहुत बार देखे होंगे, है ना, कि इन द नेम ऑफ सपोर्टिंग ट्राइबल कॉज मैनी अ टाइम यू विल फाइंड देम, ठीक है, जस्ट ट्राइंग टू अर्न देयर ओन पॉलिटिकल स्कोर्स। सो भाई ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सब लोग ठीक ही हैं, ठीक है, हर चीज़ का एक लेटर साइड होता है और एक का स्पिरिट साइड होता है। अनटिल अनलेस दिस स्पिरिट साइड इज़ बेटर, ठीक है, आप लेटर साइड के बेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, है ना। तो स्पिरिट साइड के बेस पे ये लोग काम करते हैं भाई, कि ये लोग दिखाएंगे कि हाँ ये ह्यूमन राइट्स को एक्टिविटीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए लोग बातें कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इनकी स्पिरिट में कुछ और ही है, ठीक है। तो आपको ये दिख सकता है, हो सकता है कि आपको बहुत बार, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, मीडिया में कुछ ऐसे सिम्पथाइजर्स दिख जाए जो हर समय नक्सल एक्टिविटीज़ को कुछ अलग टाइप से ही सपोर्ट करते हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है। सो दे आर द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस who just try to mask or conceal the activities of the left wing extremists, ठीक है। सो ये सब लोग हो सकते हैं। तो ये अगर हमको समझ में आ गया, चलो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ना, कि देखो आपने ये देखा था ये अल जज़ीरा जो मैंने बात की, ये अल जज़ीरा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर ये मैप है ना, ये निकाला गया है अल जज़ीरा में। नाउ दे ऑपरेट्स फ्रॉम द कतर, इट इज़ द टाइप ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया ही कह लो आप इसको, ठीक है, और ये कतर से ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनको इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो कतर जैसे देश में जहाँ पे इस तरीके से ऑटोक्रेसी बिलीव करती है ना रहने में, तो वहाँ पे किस टाइप से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ये तो हम सारे लोग जानते हैं, बट दे आर मोर इन्वॉल्व इन द इंडियाज़ में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रादर की अपने में। तो ठीक हो, ये रिपोर्ट है किसकी, अल जज़ीरा की, एंड दैट्स वाई आई वांटेड टू गेट योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर, कि किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में नक्सलाइट्स के थोड़े से सिम्पथाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया कि भाई मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ठीक है, कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करते हैं, कुछ आपने एग्जांपल समझे। तो अब थोड़ा सा ना फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक क्या ये लोग करते हैं इसके बारे में देखेंगे कि भाई कैसे आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लॉजिस्टिकल फ्रंट पे ये लोग लड़ते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द इंटायर कंट्री। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो नंबर पहला काम क्या होगा इन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का, किस तरीके से ये काम करते हैं, ये काम करते हैं भाई थ्रू परसिस्टेंट, है ना, प्रोपोगेंडा, ठीक है, कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है, एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैंपेन्स इनका वन ऑफ द मेजर टूल है। कैसे काम करते हैं, से फॉर एग्जांपल कि अगर देर आर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, लीडिंग एनी सच ऑपरेशंस इन द नक्सलाइट, है ना, एरियाज, ठीक है, और अगर इस ऑपरेशन के बीच में, ठीक है, कहीं से भी गलती से अगर कोई ह्यूमन राइट्स, ठीक है, का वायलेशन हुआ, है ना, तो भाई इस पूरे क्राइटेरिया को ना, इस पूरे एक्टिविटी को मतलब पोस्ट इस वायलेशन के किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश की कि भाई अगली बार से ना हो, इसको दिखाने की बजाय एट टाइम्स, ठीक है, एक बहुत हाई स्केल, ठीक है, या इंटेंसिटी का they will try to launch a propaganda campaign, है ना, so that every action of the security forces शुड बी सीन कि भाई जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, कुछ भी ऐसा सही नहीं हो रहा है। वेर एज सिक्योरिटी फोर्सेस के भी अपने चैलेंजेस है यार, आइसोलेशन में ऑपरेट करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत सही है ना, बट काइंड ऑफ आइसोलेशन दे फील, है ना, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पे जहाँ पे उनको टेरेन की समस्या है, जहाँ पे उनको खुद को समझ है कम नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि ट्रेनिंग थोड़ी सी इनएडिक्वेट हो, और इस केसेस में अगर थोड़ा बहुत इसका कुछ हो गया ना, अगर ह्यूमन राइट्स का अगर कुछ वायलेशन हो गया मतलब किसी ट्राइबल के साथ में, तो उसको बहुत एक हाई इंटेंसिटी और स्केल का एक तरीके से दिखाना कि भाई कंप्लीटली ये, है ना, ह्यूमन राइट्स को कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है और ये कंप्लीटली उनके राइट्स और उनके डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो भाई इस ऐसे ऑपरेशंस को कंप्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए। तो दे विल ट्राई टू सी, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक ह्यू एंड क्राई स्टार्ट होगा। कौन करेगा इसको, ये हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो पहला तो ये होगा कि भाई प्रोपोगेंडा कैंपेन्स लॉन्च करना और कंप्लीटली इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को, या मेलाइन करना सारे भी जो भी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे वर्क करते हैं। दूसरा कैसे हो सकता है भाई, ठीक है, सोशल वर्क करना, ठीक है।
अब आप देखो ना कि कभी भी एक मॉडस ऑपरेंडी किसी भी क्रिमिनल ग्रुप का अगर आप बात करोगे ना, तो हमेशा अगर उनको किसी के मतलब कि इंटरेस्ट को, किसी के भी मतलब कि सपोर्ट को विन ओवर करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा काम क्या है भाई कि थोड़ा सा सोशल वर्क करो, ठीक है, और इन द गाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल वर्क, ठीक है, यू ट्राई टू विन ओवर दीज पीपल्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। और यही होता है कि भाई ये नक्सलाइट्स क्या है करेंगे कि भाई थोड़े से, है ना, पेटी इंसेंटिव्स दिया किसको, ट्राइबल्स को, एंड देन इन लिव ऑफ देम दे वुड डिमांड देयर लॉयल्टी, ठीक है, फॉर द इटर्निटी, कि भाई यू हैव टू सपोर्ट द नक्सलाइट्स कॉज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं उसका मेन इंटेंशन हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म करना है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, अदरवाइज दे आर कमिंग फॉर नो रीज़न, ठीक है। सो थोड़े से सोशल वर्क करना एंड अल्टीमेटली ट्राई टू टेक दिस, ठीक है, इनोसेंट ट्राइबल्स इनटू देयर फोल्ड, इनटू देयर रैंक, ठीक है। तीसरा काम ये लोग कैसे करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट ड्राइव। इनके फंक्शंस क्या होते हैं भाई, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, ये कहाँ हो सकते हैं, दीज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, ठीक है, कुड बी, मतलब रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कुड बी इन द, देखो एक तो नक्सलाइट एरियाज़ में, ठीक है, हर बार वो एक्सप्लॉइटेशन वाला, ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करके नक्सलाइट एरिया में रिक्रूटमेंट ड्राइव कर सकते हैं। दूसरी बात है भाई कि कॉलेजेस में, है ना, आप जाओ, आप मतलब कि किसी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ज़्यादा अगर कोई मतलब कि इंस्टीट्यूशन है जो इन्फेस्टेड है, तो वहाँ पे जाओ कॉलेजेस में, ठीक है, सिटीज़ में, ठीक है, और स्पेशली किसको हिट करना, जो अर्बन वर्किंग क्लास है ना, जो हमारे सोशियो, ठीक है, रिलीजियस, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हैं, ये गेम खेल गए कि भाई ये जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है या जो सोशल स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीटली बाय डिफ़ॉल्ट आपके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। और किसके काम कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास है ना, जहाँ पे हमेशा एक तरीके से एक इकोनॉमिक तंगी रहती ही है, और जहाँ भी एक बात याद रखो कि जिस भी सेक्शन में डेवलपमेंट कम हुआ है, ऐसे लोगों को टू बी, ठीक है, टू बी द पार्ट ऑफ द ट्रैप, ठीक है, लेट डाउन बाय दीज नक्सलाइट्स इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, हिट करना, एंड दैट्स, ठीक है, थ्रू दैट आइडियोलॉजी, ठीक है, थ्रू दैट टेक्निक भाई क्या करना, भाई रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को करना। तो भाई तीसरा काम हो गया किसका, इन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का। फिर चौथा काम इनका भाई क्या हो सकता है, ठीक है, मोबिलाइज करना, है ना, व्हाट, सर्टेन टारगेट्स, ठीक है, जिनको ये अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। और स्पेशली कौन होंगे, ये डिप्राइव्ड, है ना, सेक्शंस होंगे, ठीक है, या एक तरीके से आप कह लो कि जो ऑप्रेस्ड क्लास होती है सोसाइटी की, उसको हिट करना। अगेन बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया था पिछले रविवार में 10-20 मिनट पहले कि यार जो भी ये कहीं भी जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, वहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि वहाँ पे लोग को, ठीक, किसी भी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को फॉलो करने में बहुत जल्दी, ठीक है, आसानी होती है, क्योंकि भाई साहब कॉन्शियस लेवल पे उनका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। पाँचवा का है, पाँचवा हो सकता है भाई कि फंड्स को रेज करना, है ना, रेज द फंड्स, ठीक है, फॉर इंसर्जेंसी, ठीक है। तो इंसर्जेंसी के लिए फंड्स ये लोग रेज करते हैं। छठवां काम क्या है भाई कि भाई अर्बन शेल्टर्स, है ना, अर्बन शेल्टर्स, ठीक है, क्रिएट करना, टू गिव, है ना, शेल्टर टू किसको, अंडरग्राउंड सो कॉल्ड नक्सल रेवोल्यूशनरीज, है ना। तो भाई इनके लिए, जो भी इनके रेवोल्यूशनरीज है ना, इनके लिए, ठीक है, दे वुड डू सम एक्टिविटीज़। और अगर शहरों में आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक शेल्टर का व्यवस्था करना भाई कि भाई देखो इधर आए हो तो इधर तुम्हारा खाना पानी चलेगा, यहाँ रह जाओ, ठीक है, एंड देन अगेन गो बैक एंड डू योर जॉब, ठीक है। सो तो ये काम ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में ये लोग कौन इन्वॉल्व होते हैं, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपने को ये बात समझ में आ गई भाई कि देखो दो ग्रुप पे काम चलता है, एक कि भाई जंगलों में गोरिल्ला वॉरफेयर करो, एंड आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे और फिनांस के फ्रंट पे और रिक्रूटमेंट के फ्रंट पे भाई कौन काम करेगा, दीज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। से फॉर एग्जांपल मैंने क्या एग्जांपल लिया था, ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फेडरेशन। अब यार देखो थोड़ा सा एक मैं आइडिया आपको देना चाहूँगा ना, अगर आपने इनका नाम सुना होगा मैडम का, ठीक है, अरुंधति रॉय, है ना, एंड देयर इज ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री, ठीक है, एनजीओ मेरे ख्याल से है ये, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं PUCL, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। अब यार देखो PUCL ने कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, जैसे 2013 में भाई इलेक्शन रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई रिफॉर्म था, ये PUCL की ही देन है कि इस देश में इलेक्शन से रिलेटेड कोई रिफॉर्म आया, ठीक है। लेकिन ये मैडम के अगर आप राइटिंग्स को देखोगे ना, राइटिंग्स या इनके क्रिटिक्स को देखोगे थोड़ा सा, या इनके वर्क्स को, देन यू विल फाइंड कि भाई एक बहुत ही खतरनाक सा इंटरलिंकेज है बिटवीन हर एंड द सो कॉल्ड, ठीक है, द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नक्सलाइट एक्टिविटीज़, और जो एक पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। बिकॉज इनके वन ऑफ द स्टेटमेंट्स को अगर आप ध्यान दोगे ना, स्टेटमेंट, ठीक है, सो वंस शी सेड कि भाई नक्सलाइट्स आर गांधीयंस
ठीक है, विद द गन्स, है ना। आप देखो कि कितना सही ये इन्होंने इंटरलिंकेज मेंटेन किया, ठीक है, कि नक्सलाइट्स को इन्होंने गांधीयंस कहा एंड बिकॉज दे जस्ट हैव द गन्स, ये ऐसा कुछ रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, पर ये है गांधीयंस, ठीक है। पर अगर मेरे को ठीक से समझ में आ रहा है ना, तो गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था ना भाई कि एन आई, ठीक है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर, ठीक है, वर्ल्ड ब्लैंक, ठीक है, सॉरी ब्लाइंड, ठीक है। सो एन आई फॉर आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। तो अगर मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट को आपके डिस्क्रिप्शन तक छोड़ूं कि आप इसको इंटरप्रेट करो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से ये सारा प्रोपेगेंडा चलता है कि आप किसी को गांधीयन बता दो क्योंकि भाई गांधीयंस विद द गन्स है, और किसी ऐसे बड़े आदमी से जोड़ने की कोशिश करो जो बहुत ही रिवर्ड है, जो बहुत ही वर्शिप्ड है इस देश में, और फिर अपने आइडियाज़ को, अपने कैंपेन्स को प्रोपोगेट करो, ठीक है। सो दिस इज़ द वे दे ऑपरेट ऑन द मॉडस ऑपरेंडी बेसिस की ये तरीका है भाई कि हम ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब तीसरा भाई पॉइंट क्या था, है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तीसरा फ्रंट क्या है भाई कि रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा असली काम शुरू होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में कि भाई रीजंस स्पेशली हैं क्या जिसकी वजह से ये हमारा जो LWE है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइज्म या जिसको आप नक्सलिज्म कहते हैं, ये देश में स्प्रेड हुआ कैसे है, क्या ऐसे रीजंस है, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी है, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा मैं समझा रहा हूँ तो हो सकता है कि हो रही होगी, और रीज़न सिर्फ वही है, मेरे को थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेच कर रहा हूँ चीज़ों को इसलिए क्योंकि आपको बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज़ें समझ में आए, ठीक है। जैसे आपको समझ में आया कि आइडियोलॉजी क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई कि रीजंस, है ना, रीजंस, है ना, फॉर द स्प्रेड, ठीक है, ऑफ LWE, ठीक है। इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं भाई, 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं, उसको फिर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। देखो नंबर 1, ठीक है, लैंड रिलेटेड, ठीक है, इश्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, स्पेशली जिस तरीके से एक सर्टेन एरिया जिसको हम लोग ट्राइबल एरियाज़ बोलते हैं, जहाँ पे जिस तरीके से ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या ये जिस तरीके से LWE हमारे देश में एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बना है, उसके लिए ये लैंड रिलेटेड इश्यूज़ बहुत बड़ा रिलेटेड, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे भाई डेवलपमेंटल डेफिसिट की, ठीक है। जैसे मैंने हर बार मैं आपको बोलता रहता हूँ भाई कि डेवलपमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विथ एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जहाँ पे जितना कम डेवलपमेंट होगा वहाँ पे उतना ही, ठीक है, टेंडेंसी होगी लोगों की टू लीन टुवर्ड्स द, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़, ठीक है। फिर तीसरी हम लोग क्या बात करेंगे भाई, तो तीसरा हम लोग देखेंगे भाई कि गवर्नेंस डेफिसिट से किस तरीके से अफेक्ट होता है, ठीक है, गवर्नेंस डेफिसिट क्या इशू है और इसकी वजह से किस तरीके से LWE का मतलब कि एक्सपेंशन होता है। एंड चौथा हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे भाई कि परसेप्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सपोर्टिंग स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर मेनस एज अ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इन आवर कंट्री, ठीक है। सो ये चारों फ्रंट पे हम लोग बात करेंगे जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रीजंस। आप लोग याद रखना कि 3-4 साल पहले एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इस बारे में कि भाई व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो ये हम लोग सारी इसमें बातें करने वाले हैं। अब चलो 1 बाय 1 थोड़ा सा हम लोग टारगेट करते हैं भाई कि लैंड रिलेटेड इशूज़ हैं क्या, ठीक है। चलो जस्ट गिव मी सम सेकंड्स। हाँ, तो भाई यहाँ पे हेडिंग करते हैं भाई लैंड। अब ये सब आपको लिखने का है, ठीक है, और कोशिश करना कि इसमें जो भी मैं हेडिंग वाइज लिख रहा हूँ ना वही आपके कॉपी में जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा वोकैबुलरी की भी मतलब थोड़ा कोशिश करना कि जो वोकैबुलरी मैं यहाँ पे यूज़ करूँ उस वोकैबुलरी को आप वहाँ पे यूज़ करो, क्योंकि भाई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकैबुलरी है तो थोड़ा सा आपका जो नॉलेज होगा, जो आपकी राइटिंग स्किल्स होगी वो थोड़ी साउंड दिखेंगी, ठीक है। सो लैंड रिलेटेड, है ना, इशूज़, ये किस तरीके से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो 1 बाय 1 इसके चैलेंजेस देखते हैं। नंबर 1, इसमें कौन सा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं भाई कि लैंड रिलेटेड इशू का मतलब क्या है। लैंड रिलेटेड इशू का मतलब ये है भाई कि नंबर 1 इसमें क्या कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि भाई इवेजन, ठीक है, इवेजन ऑफ, एक मिनट, हाँ देखो, इवेजन ऑफ लैंड सीलिंग, ठीक है, लॉस, ठीक है। ये कैसे हमारे देश में इशू बन गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो सॉरी, कभी भी हमारे देश में जो प्रॉब्लम हुई है ना यार, ठीक है, एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया ना कि लैंडलेस क्लास है, और लैंडलेस क्लास वैसे जो लैंड होल्डिंग क्लास के बीच में हमेशा प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। लैंड होल्डिंग क्लास के बीच में प्रॉब्लम इसलिए हुई है भाई क्योंकि यार जो अगर लैंड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मीन्स है ना, ठीक है, अपने लाइवलीहुड को इंश्योर करने का,
और अगर यही आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है, क्योंकि जनरली हमारा जो है ना एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रेमेसी देती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर ही के लिए लैंड नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, इसीलिए हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स आए, ठीक है, 1950s में, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि लैंड सीलिंग का क्या मतलब है, ठीक है, कि अगर हमारे पास लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पॉलिसीज़ आई जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उसमें क्या कहा गया भाई कि देयर हैज़ टू बी ए लैंड, ठीक है, सीलिंग लॉ। अब सीलिंग लॉ का मतलब भाई क्या है कि भाई एक सर्टेन अमाउंट में ही, ठीक है, एक सर्टेन सेक्शन के पास लैंड हो सकता है, अदरवाइज लैंड उसके पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई इसके लिए क्या करना था कि गवर्नमेंट्स को, ठीक है, इन लॉज को रेस्पेक्टिव स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करके और आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पॉलिसी को अडॉप्ट करना था, जिससे कि जितने भी सेक्शंस हैं उसके बीच में, ठीक है, प्रोपोर्शनेट फैशन में आपके पास लैंड हो, जिससे कि लोगों की लाइवलीहुड, एटलीस्ट एग्रीकल्चर लोग सपोर्ट कर सकें और अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सके अल्टीमेटली एक डिग्निफाइड लाइफ को, ठीक है, जीने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार कि जब भी इवेजन होता है ना लैंड सीलिंग लॉज का, ठीक है, अब स्पेशली ये कहाँ पे है, ट्राइबल एरियाज़ में ये इवेजन्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पहुँचती नहीं है, गवर्नेंस का बहुत कुछ मतलब खस्ता ही हाल है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर जब ये सीलिंग लॉज है ना भले कहने को बना दिए गए हैं, पर अगर ये लॉज जब फॉलो नहीं होते हैं भाई, तो फिर इसके प्रॉब्लम क्या होती है भाई, इससे होता है आपका इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन किसका, ट्राइबल्स का, है ना, जो जनरली क्या है इनोसेंट हैं, जो जनरली गरीब है, जिनके पास हल्का भी लैंड नहीं है, थोड़ा भी लैंड नहीं है कि अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कुछ नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो भाई क्या होती है, लैंडलेसनेस। अब लैंडलेसनेस है तो भाई इनके पास इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आएगा ही, ठीक है, मार्जिन पे अपने लाइफ को जिएंगे। एंड सिंपली अल्टीमेटली क्या होता है भाई कि सोसाइटल जो इनइक्वालिटी होती है ना, ठीक है, सोसाइटल इनइक्वालिटी होती है, ये फिर इसका मैनिफेस्टेशन होता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो भी ट्राइबल्स हैं, ठीक है, जो एक तरीके से बहुत एक पुअर सेक्शन है, ठीक है, उनको जब इनइक्वालिटी ऐसे फेस करनी पड़ती है बिकॉज दे डोंट हैव द लैंड, क्योंकि लैंड सीलिंग लॉज का इवेजन होता है, तो उसकी वजह से इनके पास बहुत बड़ा चांस है ना, क्योंकि अगेन ये डेवलपमेंट का पार्ट है लैंड सीलिंग, ठीक है, लैंड सीलिंग करना, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबल करना। तो अगर यही नहीं है तो अगेन नक्सलाइट्स के लिए बहुत बड़ा ये एक तरीके से विंडो मिल जाता है टू टेक देम अंडर द रैंक एंड फोल्ड ऑफ द नक्सलाइट एक्टिविटीज़। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यार जो नक्सलाइट्स है ना ये इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके आइडियाज़ को। दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है, तो ये 3 टर्म्स याद रखना कि भाई सोसाइटल इनइक्वालिटी क्यों होती है, क्योंकि लैंडलेसनेस है, एंड अल्टीमेटली लैंडलेसनेस की वजह से ये इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, ये टर्म्स याद रखना, ठीक है, जब आपको ये लैंड सीलिंग को लिखना हो तो, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, ठीक है, दूसरी बात क्या है भाई कि एनक्रोचमेंट, ठीक है ना, एनक्रोचमेंट, ठीक है, ऑफ पब्लिक लैंड, ठीक है। ट्राइबल एरियाज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है ना कि क्योंकि गवर्नेंस यहाँ पर उस, ठीक है, इफेक्ट उस तरीके से है ना अथॉरिटी अपनी शो नहीं कर पाती है, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है और रिलेटिव डिग्री ऑफ जो वहाँ पे फंक्शनरीज है ना उस तरीके से काम नहीं करती हैं, तो यार मतलब जिस इफेक्टिव फैशन में काम नहीं करती हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है भाई कि इंक्रोचमेंट होता है किसका, पब्लिक लैंड का, ठीक है, सॉरी दिस इज पब्लिक लैंड, है ना, पब्लिक लैंड का इंक्रोचमेंट होता है। इसको करता कौन है, जब भी जहाँ भी स्टेट का जो सिंबल होता है ना, जहाँ भी स्टेट अथॉरिटीज़ कमज़ोर होंगी वहाँ पे जो पब्लिक है ना, स्पेशली जो इसमें पावरफुल लोग होंगे ना, पब्लिक का जो पावरफुल सेक्शन होगा, दे विल ट्राई टू एनक्रोच अ सर्टेन लैंड। क्यों होता है भाई, क्योंकि भाई ये सारा रीजन ही रिसोर्स रिच है, स्पेशली आप रेड कॉरिडोर्स की बात करो है ना, तो ये रिसोर्स रिच रीजन्स हैं और यहाँ पे लोगों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। इफ़ यू कैन एनक्रोच सर्टेन लैंड्स देन यू कैन डू योर एक्टिविटीज़ एंड यू कैन बिकम, ठीक है, मोर एंड मोर पावरफुल एट द बिहेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ दीज ट्राइबल पीपल, ठीक है। सो एनक्रोचमेंट ऑफ द पब्लिक लैंड अगेन बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट इशू इस पर्टिकुलर एरिया में जब आप लैंड रिलेटेड इशूज़ की बात करते हो तब, ठीक है। तीसरी कौन सी बात है भाई, ठीक है, तीसरी हम लोग बात करेंगे भाई कि इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जो इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ऑफ द लॉज प्रोहिबिटिंग, ठीक है, लैंड ट्रांसफर्स, ठीक है। अब देखो बहुत बार ना
स्पेशली जो 5th शेड्यूल है ना, अब ये मेनली हम लोग ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये आइडियोलॉजी इन्फेस्ट होती है, ठीक है। तो 5th शेड्यूल में बहुत सारे स्पेशल लॉज होते हैं जो आपको, ठीक है, जो लैंड ट्राइबल्स से ना अगर आपको ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे, ठीक है, एंटिटी को, तो वहाँ पे एक बहुत ठीक ठाक मतलब कि एक तरीके से स्ट्रिंजेंट लॉज को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर इन पर्टिकुलर लॉज का ठीक से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो अगेन ट्राइबल्स आर ऑलवेज, ठीक है, ठीक है, दे बिकम्स द वल्नरेबल सेक्शन। जब बात होती है मतलब एक तरीके से आप डिसीटेड फॉर्म में, ठीक है, धोखेबाजी से इनके लैंड को ट्रांसफ़र कर लो और दूसरे को लैंड दे दो, ठीक है। अगेन उनके मतलब पता चलने से पहले ही उनके लैंड को बहुत बार ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, एंड अगेन दिस बिकम्स द रीज़न, ठीक है, उनके डिससेटिस्फैक्शन का फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द अथॉरिटीज़। और अगेन उसके पास ये चांस होता है कि भाई अगर इस बात को, इस इमोशन पे कोई नक्सलाइट टैप करे कि आप मेरे रैंक ऑन फाइल में आ जाओ, तो उनके लिए बहुत इजी होगा कि अचानक से फिर से उनके, ठीक है, रैंक में या उनके फाइल में या मतलब उनके आइडियोलॉजी के साथ हो जाना। तो अगेन ये बहुत बड़ा रीज़न है जो लैंड से रिलेटेड इशू है, ठीक है। तीसरा देखो यार, बहुत बड़ा ये इशू है यार कि मैंने जैसे बोला ना कि रिसोर्स रिच रीजन्स हैं, है ना, तो एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ द, ठीक है, लैंड, ठीक है, एंड इनअप्रोप्रिएट कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ने की कोशिश करो। एक्विजिशन ऑफ द लैंड, ठीक है, लैंड एक्विजिशन एंड इनअप्रोप्रिएट कंपनसेशन एंड द रिहेबिलिटेशन। क्या मतलब हुआ? देखो, आपने एक टर्म सुना होगा, ये डेवलपमेंट, है ना, इंड्यूस्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि बहुत बार, है ना, हो सकता है कि गवर्नमेंट हो, है ना, एंड और गवर्नमेंट में सपोर्ट एनी प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी को सपोर्ट करे कि भाई एक काम करो, ट्राइबल एरियाज़ में दीज आर द पर्टिकुलर रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे सर्टेन काइंड की माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, और कंट्री के इकोनॉमिक, ठीक है, एफ्लुएंस के लिए ये सही है, ठीक है। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो। बहुत बार आपने सुना है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इन जंगलों में बहुत सारी नदियाँ हैं जिनके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार, ठीक है, माइनिंग कंपनीज़ होती हैं, अगेन ये रिसोर्स रिच रीजन्स हैं, तो यहाँ पर लोग तो जाते ही हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत बार कि रोड प्रोजेक्ट्स हों, गवर्नमेंट वांट टू, ठीक है, कम्प्लीटली बिल्ड अ नेटवर्क द रोड, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट वहाँ पे एक रोड्स के लिए जा सकती है। बहुत बार दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड अक्वायर करती है। बट प्रॉब्लम ये है ना यार, आपने अगर 3-4 साल पहले एक बार नर्मदा, ठीक है, नर्मदा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ना एक बार ये हुआ था, लैंड एक्विजिशन की बात चल रही थी। और इस लैंड एक्विजिशन में हुआ ये कि बहुत सारा, एक बहुत, ठीक है, बड़े स्तर पे जो हमारे ट्राइबल्स थे ना उनको डिस्प्लेस किया गया। पर डिस्प्लेसमेंट करते समय अगर आपने उनके लैंड को अक्वायर किया है, जिसकी वजह से उनका पूरा लाइवलीहुड ही इंश्योर होता है, जिसकी वजह से वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाते हैं, अगर उसके बेसिस पे अगर आपने ठीक ठाक कंपनसेशन उनको नहीं दिया, ठीक है, उनका जो रिप्लेसमेंट है अगर आपने, ठीक है, कंपनसेशन और उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया, उनके लिए घर नहीं बनाया, से फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रॉमिस किया है व्हाइल यू आर प्लानिंग टू, ठीक है, एक्वायर देयर लैंड फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट, अगर आपने उसका सही से रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन नहीं दिया, तो उस केस में अगेन एक बहुत हाई लेवल ऑफ एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन होता है उनके मन में, एंड अल्टीमेटली अगेन दे आर एट द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर फेथ in the government functioning, and they again may be part of, or they again may be fall into the trap of the नक्सल आइडियोलॉजीज़। क्योंकि नक्सलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चलो और इस इमोशंस को टैप करो एंड एबिलिटी पुट दिस पीपल इनटू आवर सपोर्ट, है ना। तो ये पर्टिकुलर आइडिया हो सकता है। तो इस डेवलपमेंट इंड्यूस्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप लोग याद रखना जब भी आप बात करो किससे, लैंड एक्विजिशन एंड, ठीक है, कंपनसेशन से रिलेटेड कोई बात करो, तो इस पर्टिकुलर आइडिया को याद रखना कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के डिससेटिस्फैक्शन का, ठीक है। तो चौथा ये हो गया, ठीक है। अब देखो पांचवा, ठीक है, नॉन रेगुलराइजेशन, मतलब लैंड रिलेटेड इशू में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज़ क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में नक्सलिज्म ज़्यादा फैला हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसी बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो पांचवा आइडिया होगा ना कि नॉन रेगुलराइजेशन ऑफ, आप क्या कह सकते हो कि भाई जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स हैं, ट्रेडिशनल लैंड
राइट्स। ठीक है, इसका नॉन रेगुलराइजेशन अब ये है क्या, ठीक है, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ना इसको हल्का सा कहानी के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, देखो बहुत बार जैसे ब्रिटिश जब हमारे ऊपर, ठीक है, रूल कर रहे थे ना, ठीक है, सो मेनी टाइम, ठीक है, बहुत सारे वो फॉरेस्ट एक्ट्स को लेके आए। ठीक है, पर फॉरेस्ट एक्ट है ना, फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, वॉज वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, डिनाइंग इंटाइटलमेंट, ठीक है, टू द ट्राइबल्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इतना तो हमें पता है ना भाई कि जिस तरीके से हम लोग कोई गैंजेटिक प्लेन्स में हो सकता है, कोई ब्रह्मपुत्र प्लेन में रह सकता है, या कोई मतलब नीचे कावेरी प्लेन में रहता है, ठीक है, कोई सदर्न रीजन को इनहेबिटेट करता है, कोई पंजाब का है। ठीक है, लेकिन जो ट्राइबल्स की जनरली स्थिति रही है ना, ये जनरली हमेशा इनका एक हिस्टोरिकल एसोसिएशन रहा है ना, हिस्टोरिकल एसोसिएशन रहा है किससे, जंगलों से। ठीक है ना, सो दे आर जनरली द फॉरेस्ट डिवेलर्स, दे आर नॉट लाइक अस, है ना, जो शहरों में बैठ के और अपने काम को कर रहे हैं, जनरली मतलब अर्बन कल्चर में जिनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो हुए हैं, तो वैसा तो है नहीं इनके पास में। ठीक है, तो इनका एक हिस्टोरिकल आइसोलेशन रहा है और उसकी वजह से उनका एक बहुत सैक्रेड रिलेशन है ना, दे मेंटेन और दे एंजॉय वेरी सैक्रेड रिलेशन विद द फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट में है तो उनके फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे भी, ठीक है, एक अनसेड इंटाइटलमेंट है उन लोगों का। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी, ठीक है, अब फॉरेस्ट रिसोर्स क्या हो सकते हैं भाई, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उनका लाइवलीहुड इंश्योर हो सके, हो सकता है भाई कोई पॉन्ड हो सकता है। अभी आप छत्तीसगढ़ में जाओ तो तेंदू लीव्स जो होते हैं ना, उसको बेच के भाई बहुत सारे ट्राइबल्स, जैसे बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे है ना कि महुआ को ही बेचना है ना, तेंदू लीव्स को बेचना और अपना एक तरीके से जीवन यापन करना या लाइवलीहुड को इंश्योर करना। ठीक है, सो क्योंकि इनका हिस्टोरिकल एसोसिएशन रहा है ना इस पर्टिकुलर ट्राइबल लैंड के ऊपर, और उसकी वजह से अपने रिसोर्सेज के ऊपर इनका एक तरीके से हक भी है, नेचुरल राइट है इन लोगों का। ठीक है, लेकिन उस केस में हुआ ये कि भाई जब ये अंग्रेज आए ना तो इन्होंने सारे इस डायनेमिक्स को ही चेंज कर दिया। अब चेंज करने का तरीका भाई क्या था कि जो ट्राइबल्स इसे अपने नेचुरल, ठीक है, नेचुरल राइट समझते थे जिन जंगलों को, ठीक है, और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को, इन्होंने मतलब कि ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश सॉ दीज फॉरेस्ट, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखा। अगर आपको याद है कि जिस तरीके से जंगलों में लॉगिंग शुरू हुई और वो पूरा मतलब एक तरीके से बवाल हुआ, वाइल 1920s के करीब ही देख लो जितने सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए है ना, जो जंगलों से रिलेटेड थे, जो ट्राइबल्स का एक अपराइजिंग आप पूरा स्ट्रीक ही पढ़ते हो 1920s में और 1910 में, और उसके बाद से 100 साल पहले 1830 से, जब मेनली 1817 से जब इस सारी मतलब चीज़ें शुरू होती है ना, तो उस समय से अगर आप देखोगे तो ये एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज का समझना एंड अल्टीमेटली इसको एक एग्रीकल्चर, ठीक है, जंगलों को एग्रीकल्चर लैंड की तरह डेवलप करने का, ठीक है, एक फॉर्मेट में इन्होंने देखा, किसने, ब्रिटिशर्स ने। और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि भाई जो लोग इसके राइटफुल होल्डर्स थे ना, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, ठीक है, इस हिस्ट्री को याद रखना। तो जो भी इनके राइटफुल होल्डर्स थे इन सारे मतलब कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के, उनको ये फॉरेस्ट एक्ट 1927 है ना, उनको डिक्लेयर कर दिया कि भाई दे आर द ऑफेंडर्स। अगर आपने देखा ना वो सारी चीज़ों को कि भाई बहुत बार अंग्रेज़ों के ऐसे बहुत सारे लॉज आए जहाँ पर इनका एंट्री, मतलब जो ट्राइबल्स जिन्होंने इसको हिस्टोरिकली इनहेबिट किया था इन सारे जंगलों को, इनकी एंट्री को ही डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, तो एंट्री इनकी नहीं हुई, इनके सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उन पे इनके बहुत सारे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लग गए, और रिस्ट्रिक्शन लग गए तो भाई इनके ऊपर फिर जो भी उनका लाइवलीहुड इंश्योर करने का तरीका था, जो भी उनके मतलब कि मीन्स थे, वो सारे ख़त्म हो गए। और ये बहुत बार जब मैनिफेस्ट होता है इसके विरोध में, क्या हम लोग देखते हैं भाई, ट्राइबल अपराइजिंग्स देखते हैं। ठीक है, बहुत बार हम लोग देखो ना कि ये फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में हम बहुत बार इसकी अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में, और बहुत बड़ा रीजंस क्या था इसका भाई, फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म करने के लिए भाई फिर आता है भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भाई हमारा मान लो कि कुछ लॉस देख लो कि फॉरेस्ट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 आता है। ठीक है, देन वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है। और एक तो पहले उनको क्या किया था भाई, उन्होंने पहले तो अंग्रेजों ने उसको मतलब बाहर कर रखा था, उनके जो राइटफुल होल्डर्स थे उनको पहले होल्डर्स से भाई उनको ऑफेंडर्स बना दिया। ठीक है, दूसरी बात है कि भाई हमारी गवर्नमेंट्स भी आई ना, तो हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उन्होंने किसी ऐसे लैंड ऑफ पार्सल को, ठीक है, पार्सल ऑफ लैंड को उन्होंने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया।
ठीक है, किसी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी इसी मतलब पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे रेगुलराइजेशंस, ठीक है, ऐसे मतलब कि रेगुलेशंस आए जिसके थ्रू इनके राइट्स को इनसे डिप्राइव कर दिया गया, किससे, ट्राइबल से। अब अगेन ये सब सारे रीजन्स इनके डिससेटिस्फैक्शन का हुए, और ये बहुत बड़ा रीज़न हुआ कि एक बहुत बड़ा, ठीक है, जो सोसाइटी है ट्राइबल्स का, दैट गॉट इन्फ्लुएंस्ड विद द नक्सलाइट एक्टिविटीज़, क्योंकि हमेशा उन्हें लगता है कि भाई कोई बाहर से आया और जिसके हम लोग राइटफुल होल्डर्स थे फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम्स, उस पर आगे कोई इंक्रोच करता है, अल्टीमेटली दे टेक ओवर आवर ओन रिसोर्सेज, ठीक है। तो भाई ये डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ भाई कि देखो फॉरेस्ट है ना, FRA, एक मिनट, इट वाज, हाँ, FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आता है, ठीक है। और इसका मेन दो ही टारगेट होता है, ठीक है। दो टारगेट क्या था भाई कि सबसे पहले तो भाई गवर्नमेंट को अपनी गलती एक तरीके से रिकग्नाइज़ हुई, ठीक है। तो भाई इन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि भाई नहीं, अगर ये ट्राइबल्स हैं और ये एक सर्टेन जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके कुछ रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट के होंगे ना, ठीक है, जैसे हो सकता है कि लैंड हो सकता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे इनका जो राइट्स है, इन सारे चीज़ों पे, ठीक है, इनके ट्राइबल्स मतलब कि ट्राइबल्स के राइट्स को ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ना रिकॉग्नाइज करता है। प्लस ये बात करता है भाई कि अगर इनके राइट्स हैं तो ऑल्सो गिव देम द एंटाइटलमेंट्स की ऐसी ये फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सके, ठीक है। तो भाई एक सर्टेन, अगर मान लो कि मेरी ही जनरेशन है और वो ट्राइबल लैंड में रह रही है, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट लैंड में रह रही है एक हिस्टोरिकल पीरियड से, तो आई सी सम जनरेशन के, अच्छा इतने जनरेशन से रह रही है तो इनको कम से कम इतना लैंड तो मिलना चाहिए, इनको इतनी सारी चीज़ों पर तो इनका हक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटाइटलमेंट की बात करती है भाई कि अगर जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं हमारे ट्राइबल्स के साथ में, इनके फियर्स को एले करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने कौन सा एक्ट लाया भाई, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बताया ना कि इसका क्या है पर्पस, कि भाई राइट्स को मतलब कि देना, उनके राइट्स को उनके रिकॉग्नाइज करना और उनको एंटाइटलमेंट करना उन सेम राइट्स के थ्रू, ठीक है। तो भाई उनको रिसोर्सेज देना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब मैं बोला कि नॉन रेगुलराइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, ठीक है, तो मेनली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो अपने एग्जाम में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की, ठीक है। कि भाई ये एक्ट आ तो गया, पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये इतना इनफेक्टिव है कि भाई हर बार, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहने को तो भाई लेटर में लिखा गया है हाँ भाई कि ट्राइबल्स के राइट को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये राइट्स रिकग्नाइज होते नहीं है। बहुत बार जब ट्राइबल्स अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए जाते हैं भाई कि देखो भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट एक आया हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा ये पर्टिकुलर लैंड हमको बिलोंग करता है, देन फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी इनका साथ नहीं देती है ना। फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी प्ले अ वेरी मेजर रोल इन क्रिएटिंग द डिससेटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हो सकता है भाई कि बहुत बार, ठीक है, रॉन्गफुल तरीके से ना, रॉन्गफुल इनका रिजेक्शन होता है। अगर मैं ही मान लो कि एक ट्राइबल हूँ और अपने राइट्स को गया क्लेम करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में, एंड आई अप्लाइड थ्रू अ सर्टेन एप्लीकेशन कि भाई मेरे को ये राइट्स चाहिए, सरकार ने मेरे को बोला है, तो भाई मेरे जो क्लेम्स को बहुत अलग तरीके से, ठीक है, आर्बिट्ररी फैशन में इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन अगेन दिस बिकम अ रीज़न फॉर माई डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद से फॉरेस्ट आप बात करो ना, और क्यों होता है, देखो और क्यों डिससेटिस्फैक्शन होता है। एक हो सकता है भाई कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड, ठीक है, और एक तरीके से कॉरपोरेट्स के बीच में जो ये बहुत अनहोली नेक्सस है ना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि भाई इस पर्टिकुलर, ठीक है, राइट्स के थ्रू, इस पर्टिकुलर मतलब कि लॉ के थ्रू इनके राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। FRA के थ्रू जिनके राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलता है। रीज़न क्या है भाई कि इन कॉरपोरेट्स को एक बहुत बड़ा ये रिसोर्स रिच रीजन दिखता है ना, जहाँ पर आपकी माइनिंग एक्टिविटी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, आपको दूसरे रिसोर्स मिल सकते हैं, अगर आपको कोई फैक्ट्री डालनी है तो उसके लिए आपको लैंड मिल सकता है। तो इतने बड़े लैंड को जिसको ये लोग थोड़ा सा अनहोली तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, उसको, ठीक है, छोड़ के, ठीक है, और मतलब इनके लैंड्स को रिकॉग्नाइज करना इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। तो ये जो अनहोली नेक्सस है ना, ये जो साठ गांठ है किसके बीच में, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के बीच में, क्योंकि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी की भी तो ईगो है भाई कि इतने बड़े लैंड पे जब तक अगर हम इनको राइट्स नहीं दे रहे हैं उनके लैंड के, ठीक है, तो जब तक इतने बड़े लैंड पे हमारा हक है, उसके रिसोर्सेज पे हमारा हक है, अनटिल अनलेस वी कैन, ठीक है, मतलब तब तक हम इनको रूल कर सकते हैं और कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके हम अपने भी कुछ, ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट्स के बीच में ना एक बहुत ही अनहोली नेक्सस है। एग्जाम्पल देख लो यार आपको याद है ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक एग्जाम्पल देखो, दंतेवाड़ा
डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। माइनिंग होती है किस बात की, इसकी होती है आयरन ओर की, ठीक है। आयरन ओर माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा, दंतेवाड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट है। अब दंतेवाड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट्स में भाई लाख्स ऑफ द ट्राइबल हैड टू, ठीक है, डिस्प्लेस, पर अगेन उनको कंपनसेशन नहीं मिला, उनको भाई उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं किया गया जितना उनको होना चाहिए था, क्योंकि भाई अब उनके लिए रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर इतने दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, इतने दिनों से फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं और अचानक से कोई फॉरेस्ट आया, एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट आया और उनको हटा दिया, तो भाई डिससेटिस्फैक्शन तो होगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि इनके जो राइट्स हैं ना, इनको रेगुलराइज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जो इनके माइंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या जितने भी राइट्स इनके हो सकते हैं लैंड से रिलेटेड, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट जो रिजर्व्स होते हैं उन पे उनके राइट्स को लेके, तो सारे चीज़ों पे जो उनका राइट्स मिलना चाहिए या फारे 2006 के हिसाब से उनको रेगुलराइज किया नहीं जाता। एंड अगेन दिस बिकम्स वेरी वेरी बिग रीज़न फॉर देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। समझ गए? तो इतने सारे हम रीजन्स को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कब, जब हम लोग बात करते हैं भाई कि लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ क्या है। और ये बहुत बड़ा इशू है जब हम लोग बात करते हैं भाई कि क्यों इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब ट्राइबल लैंड्स में, जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल लैंड्स हैं, वहाँ पे किस तरीके से ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बहुत ही हेवी इंटेंसिटी में इन्फेस्ट हो गई। उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है, लैंड रिलेटेड इशूज़, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई। अब चलो हम लोग दूसरी बातें करते हैं। दूसरी बात में क्या है भाई, हम लोगों ने किया था कि भाई लैंड रिलेटेड इशूज़ तो हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं भाई कि कैसे गवर्नेंस डेफिसिट होता है, ठीक है। गवर्नेंस डेफिसिट का मतलब क्या है, अब देखो गवर्नेंस डेफिसिट का मतलब क्या है, एक मिनट, गवर्नेंस से पहले क्या था, हाँ, डेवलपमेंट डेफिसिट, ठीक है। तो भाई डेवलपमेंट डेफिसिट क्या है, अब ये टर्म याद रखना भाई, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की जगह कोशिश करना कि डेवलपमेंट डेफिसिट याद रखें, ठीक है। इससे थोड़ा सा एक साउंड तो लगेगा कि हाँ भाई लिखने की थोड़ी सी अच्छी स्किल्स है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि भाई जब ये आए तो मैं डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स की जगह क्या लिखूंगा, डेवलपमेंटल डेफिसिट लिखूंगा, ठीक है। अब डेवलपमेंटल डेफिसिट क्या होता है भाई, ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। वही सिंपल लॉजिक है यार कि डेवलपमेंट है ना, अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंटल, ठीक है, डेफिसिट की, तो भाई इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा लॉजिक से याद रखोगे इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई डेवलपमेंट दो ही चीज़ तो हो सकती है ना भाई, एक हो सकता है जनरली, मतलब इन जनरल एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, एक क्या हो सकता है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक आपका हो सकता है क्या भाई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा भाई, ठीक है। आपको लगता है भाई कि अगर जोग्राफिकल आइसोलेशन है तो रोड और रेलवे का एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए, है ना। अनटिल अनलेस दीज नेटवर्क्स आर देयर, लोग कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे मेन स्ट्रीम से, कभी डेवलपमेंट सप्लाई पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ ही नहीं पाएंगे, इनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो अनटिल अनलेस, जैसे बोल रहा हूँ ना कि हर बार एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विद द, ठीक है, आइडिया कि भाई यहाँ पे बहुत जल्दी लोग, अगर उनको थोड़ा भी डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो ये नक्सलाइट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रोड और रेलवेज होना चाहिए भाई, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ भाई कि मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, है ना, जस्ट टू कम्युनिकेट एंड नो द आउटर वर्ल्ड व्यू की भाई अर्थ चलता क्या है भाई, ठीक है। बेसिक फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होनी चाहिए भाई, क्या नहीं होनी चाहिए इनको भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चाहिए। तो जो बेसिक ये एमिनिटीज़ होती है ना किसी के लाइफ को लीड करने के लिए, ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप जाके देखो कभी ट्राइबल्स के इलाकों में यार इतनी स्ट्रांग प्रॉब्लम है ना, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, फूड इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इनको अफेक्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ यहाँ पे तो भाई बहुत जल्दी ये लोग, ठीक है, कि वो ट्रैप में फंस सकते हैं किसके, नक्सलाइट्स के, ठीक है। तो ये एक रीज़न है भाई कि डेवलपमेंटल डेफिसिट कैसे होगा, ठीक है। सोशल डेफिसिट में, सॉरी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट में क्या बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट भाई हेल्थ, ठीक है। हम लोग बात कर सकते हैं किसकी भाई, एजुकेशन की, ठीक है। हम लोग बात कर सकते हैं भाई हाउसिंग की, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं भाई, पॉवर्टी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन इलाकों में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। आप खुद सोच के देखो कि अगर किसी इलाके में अगर ये ना हो, ठीक है, एंड देयर कम्स अ ग्रुप जो बोले कि भाई मैं आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरे को आपका ये मोरल सपोर्ट चाहिए या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए कि भाई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके अगेंस्ट आपको एक वॉर लॉन्च करना है, तो कितना ईजी है उनकी आइडिया का हिस्सा हो जाना। क्योंकि किसी के पास भी अगर मैं ही क्लेम करूँ कि भाई मैं आपका गवर्नमेंट हूँ, मैं आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ दूंगा, और डेवलपमेंट के इन फ्रंट्स पे मैं फेल हो जाऊँ किसी को डिलीवर करने में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन लेवल विल वेरी हाई। और उस केस में
किसी भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही ईजी हो सकता है, ठीक है। सो इन दिस केसेस में डेवलपमेंटल डेफिसिट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आप इन 2 पॉइंट्स के थ्रू लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या था यार, तीसरी बात थी हम लोग क्या बात कर रहे थे, गवर्नेंस की, ठीक है। ये हम लोग सारा क्या बोल रहे हैं भाई कि रीजंस, हम लोग सारा किसके अंडर पढ़ रहे हैं, रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ LWE इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो तीसरी बात हम लोग करते हैं भाई गवर्नेंस डेफिसिट की, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं किसी गवर्नेंस डेफिसिट की। अब सबसे पहले तो समझो कि गवर्नेंस क्या है यार, है ना। एक टर्म तो हम लोग को पता ही है कि भाई गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट पता है मतलब वही जो भी आप रूल करो, ठीक है, एज अ सिटीजन्स। जैसे हम लोग को लगता है ना कि हम लोग एक स्टेट का हिस्सा है, ठीक है, और अगर हिस्सा है तो वी हैव सम लिमिटेड सोवरेनिटी, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग सारे डिसीजंस को अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कुछ हमने इसीलिए हमने क्या चुनाव किया भाई, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, ठीक है, ठीक है। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स गो एंड बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन टेक द एबल डिसीजन इन ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है। तो एक लिमिटेड सोवरेनिटी हमने उनको भी दे रखी है, ठीक है। तो भाई वही हुए, अल्टीमेटली दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे बिहाफ पे हमारे वेलफेयर के लिए, ठीक है, मेजर्स ले, जो हमारे वेलफेयर के लिए सोचे, ठीक है। तो अब अगर इनसे मैं एक्सपेक्ट करूं भाई कि गवर्नेंस क्या है, तो वो सारा हर एक वो मैकेनिज़्म है ना, अगर मुझे अपने बारे में सोचना हो तो भाई वो हर एक मैकेनिज़्म जो किसी पॉलिसी के, है ना, पहले थॉट प्रोसेस से लेके ग्राउंड तक, ठीक है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है ना, कि कोई पॉलिसी किस तरीके से थॉट प्रोसेस में आई, कितने एबल तरीके से उसको बनाया गया, और अल्टीमेटली ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन क्या है, उसके बीच में जितनी सारे भी मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट होता है, और उसके बाद से किस तरीके से उसका फीडबैक मैकेनिज़्म तक काम करता है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गवर्नेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने समझाया भाई कि पहले गवर्नेंस समझ तो लो, है ना, कि है क्या। तो ये बात समझ में आ गई भाई कि राइट फ्रॉम व्हाट वी एनविसाज एज अ पार्ट ऑफ सम पॉलिसी टिल इट्स एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड, और उसके बीच में जितने भी चाहे फंड हो, फंक्शन हो, उसकी फंक्शनरीज हो, जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, सबको एक तरीके से समझना ही क्या है भाई, वही गवर्नेंस है, उसको इंप्लीमेंट करना ही अल्टीमेटली क्या है, गवर्नेंस है, ठीक है। तो अगर मुझे इतनी बात समझ में आ रही है, सो आई कैन टॉक अबाउट द गवर्नेंस की। अब देखो गवर्नेंस में प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है। तो गवर्नेंस के भाई 3-4 प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मेरा पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए भाई, ठीक है, कि सब नॉर्मल गवर्नेंस डेफिसिट है क्या, ठीक है, मतलब गवर्नेंस में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो सब नॉर्मल, अब ये सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखनी है अपने कॉपी में, सब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द, ठीक है, लोकल फील्ड, है ना, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो भाई कि सब नॉर्मल फंक्शनिंग, समझ रहे हो, है ना, बेलो पार फंक्शनिंग करना, ठीक है, या जितना एक्सपेक्टेशन है उतनी फंक्शनिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन की ना होना। फील्ड इंस्टीट्यूशंस कौन से हो सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स फील्ड इंस्टीट्यूशन कौन होंगे, है ना। आप अपने नियर बाई एरिया में देखो तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस आपको दिखता है, ठीक है, आपको पंचायत से दिखते हैं, ठीक है, जो इस आइडिया पे बिलोंग करता है भाई कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जितना लोकल लोग हैं उनके हाथ में रिसोर्सेज का कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया पे ये वर्क करता है। तो पंचायत हो गए, और फील्ड इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है भाई, जो एकदम ग्राउंड पे काम करे, पुलिस मैनेजमेंट हो सकता है यार, ठीक है, फील्ड इंस्टीट्यूशन। और क्या हो सकता है भाई, और दूसरे ऑफिसेज हो सकते हैं जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो भी वेलफेयर, ठीक है, मेजर्स, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाएं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, अल्टीमेटली उनको ग्राउंड पे, ठीक है, एग्जीक्यूट करना ही क्या है, इन फील्ड इंस्टीट्यूशंस का काम। पर अगेन जब भी इनका, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जब भी इनकी फंक्शनिंग, ठीक है, अप टू, ठीक है, मार्क नहीं होगी, तो फिर होता है क्या, डिससेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता है किसके बीच में, ठीक है, ट्राइबल्स के बीच में। और ये बहुत बड़ा इशू है कहाँ पर, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट का सिंबल या जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वहाँ पे कमज़ोर है। और ये कहाँ कमज़ोर है, ऑफ कोर्स ट्राइबल एरिया में। उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है यार, कि देखो सब नॉर्मल फंक्शनिंग का ना, देखो थोड़ा सा समझो इसको, कि देखो सब नॉर्मल, ठीक है, जो फंक्शनिंग है ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न देखो क्या है, इसको कोशिश करना कि इसको भी कॉपी में लिखना, ठीक है। देखो नंबर 1,
एक हो सकता है कि भाई क्यों, अगर आप शहर में रह रहे हो या आप मतलब किसी टैब पे या किसी कंप्यूटर में या किसी लाइब्रेरी में बैठ के अपनी बातों को, मेरी बातों को सुन रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आप एक कॉन्शियस सिटीजन हो, आप एक नॉर्मल सिटीजन नहीं हो, ठीक है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अराउंड डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो अगर आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, ठीक है, अपने किसी भी अथॉरिटी से, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन गो टू द डेवलपमेंटल ऑफिसेस या ऐसी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि जो ट्राइबल है, जिसको खाने तक के लाले पड़े हुए हैं यार, ठीक है, वो ये काम कर सकता है? तो नंबर एक, जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस, ठीक है, अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट ही है भाई, अगर मैंने वोट दिया है तो मुझे वेलफेयर चाहिए भाई, ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट्स अमंग द ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइबल्स, ये बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। दूसरी बात है भाई करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी या ये जो फील्ड इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें करप्शन है ना, फील्ड जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसमें करप्शन बहुत रैम्पार्ट है, ठीक है। आप जाके कभी छत्तीसगढ़ में कभी किसी न्यूज़पेपर में उठा के पढ़ो या किसी रिपोर्ट में पढ़ो कि यार पीडीएस कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू जो इनको चावल या गेहूँ मिलता है, जो भी है ना, उसमें जो बेसिक कम्युनिटीज़ आपको मिलती हैं, इसमें कितना ज़्यादा लीकेज है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार मतलब मोरल करप्शन जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है ना, वो बहुत हाई है और ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे ट्राइबल लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन का, ठीक है। सो जो ये करप्शन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई कि अगर करप्ट किया भी तो भाई जोग्राफिकल आइसोलेशन इतना खतरनाक है ना, वो जो टर्म है जोग्राफिकल आइसोलेशन का, कि मेन लैंड से इतने दूर हैं वो लोग इन ऐसे डीप जंगल्स में कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स या मान लो जो भी फंक्शनरीज है ना, इनको अकाउंटेबल करने के लिए, इनके एक्शंस को अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हार्डली ही कोई मेजर्स लिए जाते हैं। और तीसरी सबसे चौथी बात है ना, सबसे बड़ी बात यार, कि इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ना, किसका, ट्राइबल्स का यार, ठीक है, हमारे ट्राइबल लोगों का, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, समझ गए, है ना। अब मैं हमेशा देखो ट्राइबल्स को ना नक्सलाइट्स से थोड़ा सा अलग रखना, ठीक है। देयर कुड बी सम ट्राइबल्स, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली दे विल फॉल इन द ट्रैप ऑफ दीज नक्सलाइट्स, ठीक है। सो नक्सलाइट्स हमेशा आप याद रखो कि एक पॉलिटिकल मीन को अचीव करना चाहते हैं और उसमें हो सकता है कि कोई ट्राइबल उनका साथ दे दे जस्ट बिकॉज वो डिससेटिस्फाइड है गवर्नमेंट से। तो थोड़ा सा इनको अलग रखना इन दो एंटिटीज़ को, ठीक है। इनका हार्डली ही कुछ होता है कि भाई वो अचीव करें किसी भी ऐसा टाइप का मीन, है ना, जो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली ठीक है ट्राइबल भी उनका पार्ट है पर सारे नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना जरूरी है। तो मैं क्या बात कर रहा था यार कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इनका है ना, ये बहुत कम है। आपने एक मूवी देखी है यार न्यूटन, ठीक है। इस न्यूटन में अगर आप मतलब कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, अगर उसको आपने देखा होगा, ठीक है, कि यार फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस कहने को कहीं पे आज बोल दिया, ये इशू कर दिया नोटिस कि हाँ भाई यहाँ पे नोटिस होगा, क्या यहाँ पे इलेक्शन होंगे, ये पर्टिकुलर बूथ होंगे, पर बूथ पे तुम्हारे फंक्शंस नहीं होंगे, तुम्हारे फंक्शनरीज नहीं होंगे, और कहीं कोई ट्राइबल गलती से चला भी गया चलो वोट डालने के लिए उन डीप जंगल्स में, तो फिर देन अगेन ही इज़ लिविंग अंडर द फियर ऑफ नक्सलाइट्स, क्योंकि यहाँ से इन नक्सलाइट्स से बहुत क्लियर कट आदेश है कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर आप बने तो सो कॉल्ड जन अदालत हैं ही आपका हाथ पैर काटने के लिए, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी यार, कि अगर इवन दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, तो भाई पॉलिटिकल प्रोसेस में जाने के लिए इनके पास कोई टूल है नहीं, ना इनके पास वो अवेयरनेस है। अब एक बार अगर आपने वोट नहीं दिया, ठीक है, अब जाके आप छत्तीसगढ़ एज होल का वोटर टर्नआउट मत देखना, पर आप जाके कभी सर्च करो कि छत्तीसगढ़ में मान लो कि अगर कोई अबूझमाड़ जो कोई इलाका है, ठीक है, जहाँ पे डीप जंगल्स में कोई ट्राइबल रह रहा है ना, तो वहाँ पे वोटर टर्नआउट कितना है आपको पता चल जाएगा भाई कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी खतरनाक बात होती है, ठीक है। अब अगर ऐसे डीप जंगल्स में से किसी इलाके में कोई एमएलए साहब, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जीत के चला भी आया, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जो वोट्स हैं ना वो अलग मीन्स से आए हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस से नहीं आया है जहाँ पे मैं अगली बार जब इलेक्शन आऊँगा ना तो मेरे को ये लोग अकाउंटेबल फिर से फिक्स कर सकते हैं, कौन, ट्राइबल्स। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई जब आपने इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लिया, तो ये पॉलिटिशियंस के पास या ब्यूरोक्रेसी के पास ये बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई अनचेक्ड मेजर्स लो, अनचेक्ड तरीके से काम करो, क्योंकि अगर आपने मेजर लिया नहीं, अगर आपने इलेक्शन में मतलब ट्राइबल्स पार्ट लिए नहीं, तो जाके फिर किसी को अकाउंटेबल फिक्स कर सकते हैं नहीं। एंड अल्टीमेटली दिस बिकम्स द रीज़न कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी स्पेशली वहाँ की है ना, दैट, ठीक है, बिकम्स वेरी मच अनचेक्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्शंस, ठीक है, और वहाँ पे एक्शन की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो ये रीजंस हैं सब नॉर्मल फंक्शनिंग किसके, हमारे जो आपके लोकल फील्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टर्म्स में, ठीक है। तो एक तो बात ये हो सकती है भाई, तो समझ में आ गया कि भाई ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, अब ये वो फील्ड इंस्टीट्यूशंस है ना जिनका काम है कि एकदम कोर लेवल पे किसी भी
आइडिया को पहुंचाना, किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस को पहुंचाना, ठीक है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट पे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। पंचायत में क्या है, तो भाई पंचायत के इलेक्शंस अगर होने भी हैं, थोड़े से देख लो कि अगर पंचायत का इलेक्शन होना भी है तो अगेन नक्सलाइट्स की तरफ से सबसे बड़ा पहले तो आदेश है भाई, ठीक है, कि भाई आप पंचायत इलेक्शंस में नहीं जाओगे। आप कोई भी अगर मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई भी ऐसा प्रधान है तो वो भाई नहीं लड़ेगा। अगर लड़ेगा तो ऐसा बहुत चांस है कि कल वो नक्सलाइट्स का शिकार बन जाए, क्योंकि वही है कि फियर साइकोसिस पे प्ले करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी अगर आ गई और डेवलपमेंट आ गया तो नक्सलाइट्स को भी पता है कि वो दे आर गोइंग टू लूज देयर सिंपैथी फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द ट्राइबल्स। और इस केस में दे विल मोर और लेस, ठीक है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस कितना भी अपना ऐड कर लें, पंचायत इलेक्शंस होना और पंचायत इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स का बनना बहुत ही टफ काम होता है इन जंगल्स में, ठीक है। तो ये एक अगेन बहुत बड़ा रीज़न है यार कि पंचायत इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। देखो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को आप दोष नहीं दे सकते हो कि यार ये लोग क्यों नहीं करवा देते हैं। रिमेंबर करो यार, आर्मी हो या CAPF हो, दे कैन ओनली असिस्ट इन ब्रिंगिंग पीस, पर यार दे कैन नॉट ब्रिंग द पीस, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि यार हमेशा इट्स द, ठीक है, सिविलियन पॉपुलेशन जो अल्टीमेटली अपने बीच में ना, ठीक है, अगर कॉपरेशन के थ्रू काम करती है तभी पीस आ सकता है। आर्मी पीस ला सकती है, असिस्ट कर सकती है, पीस को लाने में ला नहीं सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ख्याल करेंगे, है ना। अब पुलिस का वही हाल है, पंचायत का वही हाल है, ठीक है। तो भाई लोकल फील्ड इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करते एंड दिस बिकम्स द बिगेस्ट रीज़न, ठीक है, विच कैन बी सीन एज अ, ठीक है, फैक्टर इन द गवर्नेंस डेफिसिट पार्ट, ठीक है। ये देख लिया। दूसरी बात करते हैं भाई कि अगेन वही दूसरी गवर्नेंस डेफिसिट में क्या बात करेंगे, है ना, स्लगिश सर्विस डिलीवरी, है ना। वही है कि कोई भी अगर चीज़ की प्रोविजनिंग है, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है भाई कि हाँ 6,000 रुपये ही मान लो देने हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट का कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट ही है तो अगर सर्विस डिलीवरी होनी है भाई साहब 4 दिनों में तो उसको करेंगे 400 दिनों में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी डिलीवरी को ना, जैसे कि हमारे सारे देश में ही की प्रॉब्लम है, और जहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी अनचेक्ड टाइप की है, तो वहाँ पे तो और ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर्विस अगर कोई उनकी प्रोविजनिंग है ना, तो या तो बहुत पुअर प्रोविजनिंग है, ठीक है, या तो प्रोविजनिंग है ही नहीं, है ना। किसी भी सर्विस की या तो बहुत पुअर प्रोविजनिंग है या तो प्रोविजनिंग उनकी है ही नहीं। एंड दैट्स अगेन ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि भाई गवर्नेंस डेफिसिट होता है और उसकी वजह से लोग वहाँ के डिससेटिस्फाइड होते हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में आने से, ठीक है। तीसरी बात है यार कि परवर्जन है भाई, ठीक है, परवर्जन ऑफ क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। गवर्नेंस डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये कैसे ख़राब है। अब सोचो किसी भी साइड के ना पॉलिटिक्स के भाई 2 पार्ट हो सकते हैं ना, एक लेटर साइड हो सकता है, एक स्पिरिट साइड हो सकता है। अगर आप स्पिरिट साइड की बात करो, ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि भाई कुछ लोग आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं किसी पॉलिटिशियन को, एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू, ठीक है, पिक द वॉइस ऑफ ऑल दिस पीपल जिनको ये रिप्रेजेंट करता है, एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू ब्रिंग द, ठीक है, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट टू दिस पीपल हु हैव वोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर गाय, ठीक है। और लेकिन अगर इसका लेटर साइड में देखने की बात करूँ तो भाई अल्टीमेटली है कि सिंपल बात है कि अपने बस रिसोर्सेज को बढ़ाओ और अल्टीमेटली लोग जो एक बार दे दिए वोट उनको फिर भूल जाओ, ठीक है। तो लेटर साइड वो है। तो जिस पर्टिकुलर परवर्जन का मतलब क्या होता है भाई कि किसी सही चीज़ को गलत प्रूव कर देना, ठीक है, अल्टीमेटली कि मतलब उसका लेटर साइड कुछ और था, स्पिरिट साइड कुछ और था, और जिस मीन्स के लिए पॉलिटिक्स बनाई गई थी ना वहाँ पे होती ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली है कि भाई या तो उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है, या तो इलेक्शंस ठीक से नहीं होंगे, या तो कोई और काम नहीं होगा ठीक से, और अल्टीमेटली फिर इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट बहुत बड़ा एक रीज़न है कि पॉलिटिशियंस जो है ना, ठीक है, पॉलिटिशियंस एंड जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में या झारखंड के जंगलों में वर्क करते हैं। अगेन देयर इज़ वेरी मच अनहोली नेक्सस, ठीक है। इफ़ द पॉलिटिकल पावर वांट्स कि भाई ये पॉलिटिकल जो माइनिंग कंपनी है या कॉर्पोरेट ऑफिस है, अगर ये यहाँ पे अपना एक माइनिंग प्रोजेक्ट चला दे तो चला देगा, डिस्पाइट कि भाई देयर इज़ एनी प्रोटेस्ट, ठीक है, रिगार्डिंग दैट फ्रॉम द ट्राइबल पीपल। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि द परवर्जन ऑफ जो पॉलिटिकल है ना, जो पॉलिटिक्स है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई गवर्नेंस डेफिसिट इसको ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चौथी बात क्या बोलेंगे भाई कि भाई परसेप्शन, अगेन, ठीक है, परसेप्शन, ठीक है, या एक मिनट सॉरी, मिसयूज ऑफ पावर बाय द पुलिस, ये भी गवर्नेंस डेफिसिट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ये थर्ड था, ये फोर्थ हो गया। कैसे भाई, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या पुलिस ही हैं, ठीक है, दे आर, ठीक है, मेंट टू सिक्योर द पीपल्स लाइफ, पर ऐसा नहीं है ना कि आप उसके मतलब कि व्हील में आप कुछ
मतलब कि अनड्यू कर दो, ठीक है, जो अनहोली कर दो। से फॉर एग्जांपल कि यार एट टाइम्स ऐसे आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं ना कि यार फेक एनकाउंटर्स हैं, ठीक है, फेक एनकाउंटर्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस गई और पौड़े गांव वालों के बीच लाठी बरसा दिया। देखो कितनी भी ट्रेनिंग हो जाए पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अल्टीमेटली ये बात समझना पड़ेगा ना भाई कि आप चाहे कितना भी ट्राइबल और नक्सलाइट के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पर ये आप नहीं कर सकते कि भाई आप किसी को जाके लाठी बरसा दिए। क्योंकि सिंपल लॉजिक है यार कि अगर 1000 लोग हैं ना और एक आदमी खड़ा है और ये एक आदमी इनोसेंट है और इस 1000 की वजह से आप इस पर लाठी बरसा दिए, तो जो एक ये आदमी था ना, एक जो एजेंट ऑफ चेंज हो सकता था इस पूरे पॉलिटिकल मेनेस में, इस पूरे पॉलिटिकल प्रॉब्लम में, इस पूरे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के लिए, ठीक है, वहाँ पे ये आदमी हो सकता है कि ये इस ग्रुप का हिस्सा हो जाए जहाँ पे 1000 लोग पहले से ही इन्फेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं नक्सलिज्म, ठीक है। तो अगेन मिसयूज़ ऑफ जो पावर होता है ना किसी के लिए, मतलब किसी भी पुलिस से या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से, अगेन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगेन इसमें क्या लिख सकते हैं भाई कि आप ह्यूमन, ठीक है, राइट्स अब्यूज़ है, ठीक है, आप लिख सकते हो एग्जांपल एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है, किलिंग्स की, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि इस वजह से भी बहुत बड़ा क्या होता है कि एक तरीके से मिसट्रस्ट क्रिएट होता है किसके बीच में, ट्राइबल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और अल्टीमेटली, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, इन लोगों के बीच में, ठीक है, ट्राइबल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। और क्योंकि इससे डिससेटिस्फैक्शन होगा तो अगेन नक्सलाइट्स के लिए बहुत ईजी है टू लेयर देम अंडर देयर ट्रैप, टू कीप द पीपल अंडर द ट्रैप ऑफ देयर ओन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई कि ये हम 4 रीजन्स फॉर द स्प्रेड ऑफ एलडब्ल्यू पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने पढ़ा लैंड डेवलपमेंट डेफिसिट, ठीक है, गवर्नेंस डेफिसिट, एंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये परसेप्शन मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा इशू है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ एलडब्ल्यू इन द नक्सलाइट एरियाज, ठीक है। सो देखो हमेशा यार एक देखो कि कोई अगर इंडिया का, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कोई बिहार है, यहाँ पे कोई और दूसरे स्टेट्स हैं, और कहीं डीप जंगल्स में यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रोड का एक्सेस नहीं है, जहाँ पे रेल का एक्सेस नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट, ठीक है, पहुँच ही नहीं पाता है, वहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल यूनिट के अंदर रह के इन आइडियाज़ के बारे में जानना कि यहाँ पे मतलब उनको मेन स्ट्रीम में चल क्या रहा है, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इनफैक्ट अगर ये आए भी तो काइंड ऑफ एक्सक्लूजन दे फेस एज अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, है ना, ठीक है, चाहे वो सोशल लेवल पे हो। एक तो डेवलपमेंट नहीं होता तभी उनका एक्सक्लूजन है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। लेकिन फिर पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं भी होने की वजह से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कम है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है भाई इनके ख़राब परसेप्शन के लिए, ठीक है, कि इनके दिमाग में पहले से ही बस गया है, हो सकता है बस गया है कि यार मेन स्ट्रीम हमको समझती ही पागल टाइप की है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि अगर आप मुझे एलिनेटेड समझते हो, मुझे अपने से बाहर समझते हो, तो मैं आपका हिस्सा बनूंगी भी नहीं, जबकि उनके साथ बनूंगा जो नक्सलाइट्स हैं, जो भले ही जिनके मीन्स दिमाग में कुछ और चल रहे हैं कि भाई मुझे इनको यूज़ करके कुछ और बना देना है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना है, पर अल्टीमेटली, ठीक है, वो आपको सपोर्ट देते हैं, तो आप सपोर्ट जो ट्राइबल्स हैं उनको एक्सटेंड कर देंगे। तो उस एज में है ना, जो सोशल लेवल पे या जो पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है, और जो इकोनॉमिक, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन है ना, जो फेस करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है किस बात के लिए भाई कि ये डिससेटिस्फाइड फील करें। और इसकी वजह से जो इनके जो ट्राइबल्स के मन में ना जो परसेप्शन अबाउट मेन स्ट्रीम इज़ ऑल्सो वेरी मच, ठीक है, डिस्टर्ब, ठीक है, कि यार ये तो प्रॉब्लमेटिक है, इनसे हमारा काम नहीं चलने वाला, उनके साथ रह के तो बेटर है कि भाई नक्सलाइट्स के साथ ही रह जाओ, ठीक है। इनफैक्ट अभी 2006 में एक कमेटी थी, है ना, डी बंदोपाध्याय, ठीक है, डी बंदोपाध्याय कमेटी का आप थोड़ा सा नाम याद रखना। एंड दिस कमेटी हैड ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट द, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल एंड द, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक एक्सक्लूजन दे फेस, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से जो मार्जिनलाइजेशन होता है एंड अल्टीमेटली जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है ना कि भाई हम मेनलैंड इंडिया से अलग हैं, ठीक है, हमारे मीन्स और हमारे लाइफ जीने का तरीका अलग है, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इस कमेटी का नाम थोड़ा सा याद रखना, इसको आप जब मार्जिनलाइजेशन की बात करो तो उसमें आप इसको अपने राइटिंग में ऐड कर सकते हो, इस पर्टिकुलर कमेटी का नाम, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 ग्राउंड्स पे हमने बात कर लिया कि भाई अब क्या है कि भाई रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने बात की, लैंड रिलेटेड इशूज़, डेवलपमेंट डेफिसिट से क्यों होता है, मतलब एलडब्ल्यू का स्प्रेड, गवर्नेंस डेफिसिट क्यों प्रॉब्लमेटिक है, और कैसे परसेप्शन की वजह से एक बहुत बड़ा, ठीक है, गैप क्रिएट होता है किसके बीच में, मेन स्ट्रीम के बीच में एंड ट्राइबल्स के बीच में, अल्टीमेटली यहाँ के
इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इन इमोशंस को टैप करके अल्टीमेटली जो ट्राइबल्स के माइंड के ऊपर दीज नक्सलाइट्स रूल। तो ये एक तरीका हो गया हमारे को, जब हम लोग को बात करना है किस चीज़ के बारे में, ये रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ LWE। ठीक है, अब चलो दूसरी हम लोग देखते हैं भाई कि क्या हम लोग को डिस्कस करना था। ठीक है, तो हमने ये बातें कर ली। हमने बात किया कि व्हाट इज नक्सलिज्म, मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, एंड रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ LWE। ठीक है, और द माओइज्म और द नक्सलिज्म इन द दीज पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या भाई, चैलेंजेस। तो आप लोग लिख ही लोगे, जितनी सारी बातें कर रही हैं हम लोग, जितनी प्रॉब्लम बोल रहे हैं वही चैलेंजेस ही हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं किसको, स्ट्रैटेजी टू अरेस्ट दिस पर्टिकुलर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है,